हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ब्राइट स्टडी। तो कैसे हो आप सब? आशा है अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। मैं आपका दोस्त दीपक और आज आपके लिए लाया हूँ क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 5 मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेस। इससे पहले हमने ज्योग्राफी में लगभग 4 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने कंप्लीट किया था हमारा जो पहला चैप्टर था वो था रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट। ओके, जो पहला चैप्टर था वो था रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट। अगर दूसरे चैप्टर की बात करें तो वो था वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट रिसोर्सेस। और अगर तीसरे चैप्टर की बात करें तो वो था वाटर। चौथा चैप्टर था एग्रीकल्चर। और अब हम जो पांचवा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेस। ओके, मतलब खनिज। हिंदी में अगर बात करें तो वो हो जाएगा खनिज एंड ऊर्जा संसाधन। ओके, तो अगर इस चैप्टर की बात करें तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ चैप्टर, कि इस चैप्टर का जो नेम है उसका मीनिंग क्या होता है। उसके बारे में बात करेंगे व्हाट इज मिनरल्स। ओके, व्हाट इज मिनरल्स, उसके बारे में उसके बाद बात करेंगे कि जो मिनरल्स है वो हमको कहाँ से मिलते हैं, मतलब मिनरल्स को हम कहाँ से प्राप्त करते हैं। ओके, तो मिनरल्स हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं। उसके बारे में टाइप्स ऑफ मिनरल्स, की जो मिनरल्स है उसके बारे में कितने टाइप्स है तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फेरस एंड नॉन फेरस मिनरल्स। ओके, और इसमें हम पढ़ेंगे कि जो मेटल्स और नॉन मेटेलिक्स क्या होते हैं। ओके, तो आई थिंक एंड आई होप कि आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आएगी, क्योंकि हम इसमें बहुत बेसिक से उठाते हैं। अगर आपने पिछले वीडियो भी देखे हैं तो हम सबसे पहले जो चैप्टर का नेम होता है उसी से शुरुआत करते हैं कि इस चैप्टर का नेम यही क्यों है। और अगर हम किसी भी सब्जेक्ट में चैप्टर का नेम समझते हैं, उसके मीनिंग को समझते हैं, और स्पेशली अगर सोशल साइंस में हम किसी भी टॉपिक के किसी भी पर्टिकुलर नेम को अगर उसको ब्रेक कर देते हैं तो हमारा आधा चैप्टर, लगभग 50% पोर्शन वहीं से हमारी समझ उसमें क्लियर हो जाती है कि हमको इस चैप्टर में क्या पढ़ना है। ओके, तो आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आया होगा कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेस। तो उससे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज मिनरल्स, की मिनरल्स क्या होता है, मिनरल्स का मतलब क्या होता है, व्हाट इज मिनरल्स। ओके, तो अगर मिनरल्स की बात करें तो मिनरल्स का हिंदी में मतलब होता है, हिंदी में मिनरल्स को कहते हैं खनिज। ओके, खनिज। और जो मिनरल्स है वो हमको, मिनरल्स इज अ सब्सटेंस, जो मिनरल्स है उसको हम डायरेक्टली कहाँ से, मिनरल्स को हम डायरेक्टली कहाँ से लेते हैं, तो मिनरल्स इज अ नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस। तो अगर इसकी डेफिनेशन में देखें तो पहले हम इसकी डेफिनेशन को समझते हैं कि मिनरल्स इज नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस। ओके, इसकी सबसे पहले हम मिनरल्स है उसकी डेफिनेशन को ब्रेक करके पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस का मीनिंग क्या होता है। तो नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस का सिंपल सा मीनिंग होता है, और इसका मीनिंग ये होता है कि जो मिनरल्स है ये हमको डायरेक्ट, अगर मिनरल्स की बात करें तो जो मिनरल्स है वो हमको डायरेक्टली कहाँ से मिलता है, तो हमको मिलता है नेचर से। कहाँ से मिलता है, नेचर से। ओके, या फिर अगर बात करें तो धरती से, जो हमारी धरती है, धरती माँ, उससे मिलता है। किस फॉर्म में मिलता है, ये डायरेक्टली हमको मिल जाता है। ओके, तो ये एक नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है, इसका मतलब कि ये हमको नेचर से मिलता है। नेचर से ही मिलेगा क्योंकि भूमि पर हम रहते हैं, जमीन से हम रहते हैं, तो हमको नेचर से मिलेगा, ये सुबह की बात है। तो उसमें क्या हो सकता है, तो कहाँ से मिल सकता है, तो हमको माउंटेन से मिल सकता है। ये हमको किसी प्लेन एरिया में, अगर अपन वहाँ माइनिंग कर रहे हैं तो प्लेन एरिया में मिल सकता है, प्लेट्यू में मिल सकता है। ओके, फॉरेस्ट वाले एरिया में हमको मिनरल्स मिल सकता है। ओके, तो हमारी एक डेफिनेशन कंप्लीट हुई कि जो मिनरल्स है वो नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है, मतलब जिसको हम नेचर से प्राप्त करते हैं। ओके, नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस, तो ये हमारी डेफिनेशन का फर्स्ट पार्ट हो गया। बट नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस तो है, पर इसके साथ में हमारा जो मिनरल्स है, हमारा जो मिनरल्स है उसकी एक प्रॉपर्टी और होनी चाहिए, और प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि विथ डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन एंड विद डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर।
ओके, तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन और स्ट्रक्चर। तो इसकी बार बात करें तो जो मिनरल्स है वो हमको धरती या फिर प्रकृति से प्राप्त होता है, अर्थ क्रस्ट से प्राप्त होता है, और जिसका एक केमिकल कंपोजिशन और एक फिक्स स्ट्रक्चर होना चाहिए। केमिकल कंपोजिशन का मतलब होता है कि उसमें जो भी एलिमेंट्स है वो एलिमेंट का रेशो सेम होना चाहिए, एलिमेंट का रेशो सेम होना चाहिए, और उसी यूनिफॉर्मिटी में उसका स्ट्रक्चर भी होना चाहिए। ओके, तो ये स्ट्रक्चर, केमिकल रेशो, ये सब हम साइंस में पढ़ते हैं 9th क्लास में, और आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आती है कि केमिकल कंपोजिशन और स्ट्रक्चर क्या होता है। तो अगर बात करें तो मिनरल्स इज अ नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस। जो मिनरल वो है वो हमको धरती से प्राप्त होता है, और उसकी जो केमिकल, उसमें केमिकल कंपोजिशन होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, कि जो NaCl है, NaCl में कुछ आपके Na के मोलिक्यूल्स और Cl के मोलिक्यूल्स का जो रेशियो है वो फिक्स होगा। वैसे अगर अगर हम दूसरे दूसरे कोई भी Na2Cl या फिर अदर फॉर्मूले, अदर केमिकल की बात करें, या फिर अगर हम सिल्वर की बात करें, या फिर गोल्ड की बात करें, या फिर अदर एलिमेंट की बात करें, तो इनका एक फिक्स स्ट्रक्चर प्लस इनका फिक्स एक केमिकल कंपोजिशन होगा, तभी हम इसको क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं मिनरल्स। ओके, अगर हम सोइल की बात करें तो क्या सोइल को मिनरल्स कह सकते हैं? सोइल को मिनरल्स नहीं कह सकते हैं, बट सोइल में बहुत सारे मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, तो सोइल इज नॉट ए मिनरल्स। ओके, बट इसके अंदर काफी सारे मिनरल्स होते हैं, तभी तो हम उस पे एग्रीकल्चर कर पाते हैं। ओके, तो वो जो इसके अंदर जो मिनरल्स होंगे उनका भी एक फिक्स रेशियो होगा, उनका एक फिक्स स्ट्रक्चर होगा, तभी तो फर्टिलिटी की, सोइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करेंगे। तो ये हमने डेफिनेशन को डीप में समझ लिया है। अब प्रश्न ये आता है कि जो मिनरल्स है वो मिनरल्स कहाँ से प्राप्त होते हैं। ओके, तो मिनरल्स कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो फॉर एग्जांपल अगर हम समझें तो ये एक घर है, बेसिक डेफिनेशन को अगर हम समझते हैं तो ये एक घर है, और ये घर किसका है, तो इस घर में रहते हैं मिनरल्स। तो इस घर में कौन रहते हैं, इस घर में रहते हैं मिनरल्स। फॉर एग्जाम्पल जस्ट इमेजिन कि ये एक पर्सन है, ये है मिनरल्स। ओके, तो ये कहाँ रहता है, ये घर में रहता है, तो इस घर को क्या कहते हैं, इस घर को बोलते हैं ओर्स, या फिर इसको हिंदी में कहते हैं अयस्क। ओके फ्रेंड्स, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। तो अयस्क क्या होते हैं, अब यहाँ से एक नई डेफिनेशन में नया वर्ड आ गया कि अयस्क क्या होते हैं। तो अयस्क वो चीज होते हैं जहां से मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो वी एक्सट्रैक्ट मिनरल्स फ्रॉम ओर्स। तो ओके, तो ओर्स से हम क्या करते हैं, ओर्स से हम मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, जहां से उसको निकालते हैं। तो ओर्स क्या हो जाएंगे, ओर्स हो जाएंगे आपके रॉक्स हो जाएगी। उसके बाद बात करो, रॉक्स हो गई। उसके बाद बात करो तो आपके माउंटेन्स हो गए, मतलब जहां से मिनरल्स को लेते हैं। तो ओर्स किस फॉर्म में रहते हैं, ओर्स आपके पूरे मिक्सिंग फॉर्म में रहते हैं, मतलब मिक्सचर में रहते हैं, और इसमें से हम इसको सेपरेट करके क्या निकालते हैं, सेपरेट करके हम मिनरल्स को अलग करते हैं। तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो यहाँ तक हमने दो चीजें पढ़ ली। पहली चीज क्या है कि मिनरल्स क्या होता है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ मिनरल्स, और उसके बाद में हमने पढ़ा कि जो मिनरल्स है और वो कहाँ से हमको मिलते हैं, तो वो मिलते हैं हमको ओर से। तो आई थिंक आपको यहाँ तक बात समझ में आएगी होगी। अब वो इमेज है, इमेज से पहले अगर हम समझे, तो इमेज से पहले इस टॉपिक को अगर समझे और क्या समझे, तो इस टॉपिक को समझे तो उसमें ऐसा है कि जो मिनरल्स है वो हमको ओर से प्राप्त होते हैं, वो हमको ओर से प्राप्त होते हैं। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल आपके टूथपेस्ट की बात करते हैं। टूथपेस्ट, टूथपेस्ट जिससे आप ब्रश करते हो, अपने टीथ को साफ करते हो, टूथपेस्ट। ओके, तो टूथपेस्ट में बहुत सारे अलग अलग केमिकल्स होते हैं, जैसे फ्लोराइड हो गया, माइका हो गया। ओके, तो हमारे एनसीईआरटी की डेफिनेशन से के हिसाब से देखो तो इन सब का अलग अलग मीनिंग है। अगर इसी के साथ हम टूथपेस्ट की बात करें, टूथपेस्ट हमारी एनसीईआरटी में बहुत अच्छा एग्जांपल दे रखा है। ओके, तो अगर इसी के साथ हम टूथपेस्ट की बात करें तो टूथपेस्ट जिससे हम ब्रश करते हैं। ओके, तो टूथपेस्ट में नॉर्मली हमारे जो केमिकल्स रहते हैं वो रहता है, फॉर एग्जांपल एक तो रहता है फ्लोराइड रहता है। ओके, तो फ्लोराइड्स। उसके बाद बात करें तो रहता है माइका और टाइटेनियम ऑक्साइड। ओके, तो ये जितने भी इसमें मिनरल्स हैं, ये मिनरल्स क्या काम करते हैं, तो ये मिनरल्स नॉर्मली हमारे जो टीथ होते हैं, हमारे जो दांत होते हैं, दांत को साफ करने का काम करते हैं, दांत को क्लीन करने का काम करते हैं, क्लीन करने का काम करते हैं, वाइट करने का काम करते हैं। ओके, उनमें सफेदी लाते हैं, प्लस उसमें जो केविटी रहते हैं केविटी को क्या करते हैं, केविटी को कम करते हैं या फिर केविटी को रिड्यूस करते हैं। ओके, ये क्या करते हैं, ये हमारे मिनरल्स, मतलब इन मिनरल्स को हम हमारी डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं। ओके, हम इनडायरेक्टली इन केमिकल्स को हमारी डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं। तो आई थिंक आपको यहाँ तक बात समझ में आई होगी कि ये केमिकल्स इनको हम हमारी हमारी डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं, मिनरल्स को हमारी डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं। तो उसका ये बहुत अच्छे एग्जाम्पल आपके दिया हुआ है एनसीईआरटी में। तो एनसीईआरटी में अगर जैसे हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं, उसमें हमको ये एग्जाम्पल दिया हुआ है टूथपेस्ट का। तो टूथपेस्ट में बात करूँ तो सिलिका हो गया, लाइमस्टोन हो गया, उसके बाद एल्यूमिनियम ऑक्साइड
और फॉस्फेट मिनरल्स जितने भी हैं वो हमारे दांतों को क्लीन करते हैं। ओके, तो अगर इसमें देखो तो इसमें एक दे रखा है फ्लोराइड, तो फ्लोराइड का काम क्या रहता है कि हमारे दांतों को क्या करता है, दांतों में जो केविटी रहती है, ओके, जो केविटी रहती है केविटी को रिड्यूस करने का काम करता है। वैसे अगर बात करें टाइटेनियम ऑक्साइड की, ओके, तो टाइटेनियम ऑक्साइड क्या करता है, टाइटेनियम ऑक्साइड हमारे दांतों में जो व्हाइटनेस रहती है, जो सफेदी रहती है, सफेदी को इंक्रीज करता है, हमारे दांतों को और सफेद अच्छे से बनाता है। ओके, तो ये मतलब ये कहाँ से मिलता है, टाइटेनियम ऑक्साइड की बात करें तो ये एक मिनरल्स निकलता है रूटाइल, उससे हमको ये मिलता है। और उसके बाद बात करें तो एनाटेस, ओके, और एल्मेनाइट, ये कुछ ऐसे एनाटेस और एल्मेनाइट कुछ ऐसे मिनरल्स हैं जिनको मिलकर ये टाइटेनियम ऑक्साइड को प्रोड्यूस किया जाता है और ये हमारे दांतों को एक तरह से सफेदी देने का काम करता है। वैसे अगर बात करें तो माइका की, तो माइका क्या करता है, माइका स्मूथनेस जो हमारे दांत है, दांत में चमक या फिर स्मूथनेस को इंक्रीज करने का काम करता है। ओके, टूथपेस्ट की बात करें तो टूथपेस्ट में इन सबकी तो बात हम करते हैं कि ये सब इनर मिनरल्स हैं, मतलब इनडायरेक्टली हम इन मिनरल्स को यूज कर रहे हैं। ओके, तो जब इनडायरेक्टली इन मिनरल्स को यूज कर रहे हैं, पर अगर हम टूथपेस्ट की जो पैकेट है उसकी बात करें तो वो बना हुआ है प्लास्टिक का। ओके, और प्लास्टिक कहाँ से आती है, तो प्लास्टिक हमारे नॉर्मल बनाई जाती है जितने भी हमारे पेट्रोलियम होता है। ओके, तो पेट्रोलियम जो होता है, पेट्रोलियम का जो वेस्ट पदार्थ जो वेस्ट पदार्थ बच जाता है, या फिर जो उसका जो वेस्ट मटेरियल बच जाता है, उससे क्या बनती है, प्लास्टिक। तो इसका मतलब कि ये भी एक क्या है, ये भी एक मिनरल से, किसी मिनरल से, क्योंकि पेट्रोलियम एक मिनरल है जो कि ओशन सी में या फिर आपके कहीं कॉन्टिनेंट पार्ट में आपके पेट्रोलियम निकाला जाता है। और जो उस जो पेट्रोलियम को जब ये रो पेट्रोलियम रहता है, मतलब रो मटेरियल रहता है, इसे बहुत मतलब तैयार पेट्रोलियम जो जिस पेट्रोल को हम यूज करते हैं वो पेट्रोल बनाया जाता है, तो क्या बच जाता है लास्ट में, जो उसका वेस्ट बन जाता है उससे प्लास्टिक बनती है। इसका मतलब कि ये भी क्या, मिनरल्स। उसके बाद अगर बात करें कि जो मिनरल्स है, अगर हम बात करें तो जो मिनरल्स है, वो मिनरल्स हमारा जो खाना रहता है, हम जो खाना खाते हैं, ओके, तो उसमें बहुत सारे न्यूट्रिशंस रहते हैं। ओके, उसमें बहुत सारे न्यूट्रिशंस रहते हैं, और न्यूट्रिशंस क्या काम करते हैं, न्यूट्रिशंस क्या काम करते हैं, तो न्यूट्रिशन हमारी बॉडी को एक तरह से एनर्जी देते हैं। क्या प्रोवाइड करवाते हैं न्यूट्रिशन हमारी बॉडी को, एनर्जी, हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं। ओके, और जो हम खाना खाते हैं उसमें लगभग 0.3% क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं। और ये 0.3% अगर मिनरल्स हमारे खाने में है, तभी हमारा खाना खाने का कोई मतलब है। इसका मतलब कि तभी हमको क्या मिलेगी, तभी हमको एनर्जी मिलेगी, तभी हमको एनर्जी मिलेगी। और अगर ये चीज नहीं है, 0.3 नहीं है, इसका मतलब कि 97.7% जो आपका जो खाना है वो क्या हो जाएगा, वो यूजलेस होगा। मतलब अगर उस खाने को आप खा रहे हो तो आपके बॉडी में एनर्जी नहीं रहेगी। ओके, तो ये 0.3 जरूरी है, इतना इतने न्यूट्रिशन जरूरी है, इतने मिनरल्स जरूरी है। अगर इतने मिनरल्स नहीं है, इसका मतलब कि आपकी बॉडी में उतना फायदा नहीं हो रहा है। तो वही दे रखा है यहाँ की, जो आपके लगभग 0.3% जो है हम हमारे खाने में न्यूट्रिशंस को लेते हैं। ओके, और अगर ये नहीं रहते हैं तो, अगर ये मिनरल्स नहीं रहते हैं तो उससे हमारा जो मैंने इसमें एक आपको एक गलत इंफॉर्मेशन दी है। ओके, मैं इसको सही करना चाहूंगा। तो इसमें लगभग 99.7% जो हमारा भोजन है उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा, उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा जब तक कि उसमें कम से कम मिनिमम इतने न्यूट्रिशंस तो होने ही चाहिए। ओके, तो आई थिंक आपको यहाँ तक बात समझ में आई होगी। उसके बाद अगर मिनरल्स की और बात करें तो मिनरल्स को हम हमारी डेली लाइफ में कहाँ यूज करते हैं, जैसे कि हम रोड बनाते हैं, सड़क जो रहती है, या फिर कोई बिल्डिंग्स बना रहे तो उसमें लाइमस्टोन हो गया, जिप्सम हो गया, सेंड हो गया, स्टोन हो गया, ये भी एक मिनरल्स है। ये हर जगह नहीं पाए जाते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट जगहों पर ही पाए जाते हैं, जैसे आयरन हो गया, मैग्नीज हो गया, कॉपर हो गया। तो जैसे कि आप इस ट्रेन की बात करते हो, मान ये एक बुलेट ट्रेन है, या एक नॉर्मल ट्रेन है, तो इसमें कोई आयरन हो गया जिससे वो बनी हुई है, इसमें कॉपर के लिए जो इलेक्ट्रिक वायर है वो, या फिर जो जिंक है उसका यूज किया जाएगा। इससे अगर हवाई जहाज की बात करें या फिर एरोप्लेन, तो इसमें एल्यूमिनियम, टाइटेनियम और मैग्नीशियम काफी भारी मात्रा में यूज किया जाता है। और खाने में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया, आयोडीन हो गया। ओके फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि जब हमारी बॉडी में बहुत सारी वीकनेस रहती है, तो जो डॉक्टर है वो हमको आयरन की मेडिसिन देते हैं। ओके, कि ये आपके शरीर में आयरन को बढ़ा देगा, आयरन की गोली हमको देते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हमारी बॉडी में भी आयरन की जरूरत है। वैसे आयोडीन हो गया, ओके, जो आपकी साल्ट में हम आयोडीन का यूज करते हैं। ओके, तो वो भी हमारी बॉडी के लिए जरूरी है। जैसे ऐसे जिंक हो गया, फिर कैल्शियम हो गया। हमारी जब बोन्स जो रहती है, हमारी हड्डियां कमजोर रहती है, तो हमको क्या लेते हैं, कैल्शियम जो न्यूट्रिशन से, वो हम ऐसी मेडिसिन लेते हैं कि जिससे हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी कम हो। वैसे अगर हम और भी व्हीकल्स में देखो तो आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, लीड, मतलब कहने का मतलब है कि इनडायरेक्टली हम हमारी जो डेली लाइफ है, ओके, हमारी डेली लाइफ में हम इनडायरेक्टली क्या कर रहे हैं, इनडायरेक्टली हम मिनरल्स का यूज कर रहे हैं।
ओके, बट वो जो मिनरल्स है उस मिनरल्स को हम कहाँ से ले रहे हैं, उस मिनरल्स को हम ले रहे हैं जो मिनरल्स है वो मिनरल्स रॉ मटेरियल रहता है, और उस रॉ मटेरियल को हम पूरा उसको रेडी टू यूज, मतलब उसको एक अच्छे से बनाकर उसको पूरा अच्छे से प्रोसेसिंग करके उसको हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। तो ये हमारी लाइफ में एक, मतलब इस एग्जाम्पल के थ्रू ये बताना चाहते हैं कि ये हमारी लाइफ में मिनरल्स का क्या यूज है, हम हमारी डेली लाइफ में मिनरल्स को कैसे यूज करते हैं। आई थिंक आपको यहाँ तक बात समझ में आई होगी। उसके बाद हमने एक स्लाइड लगाई है, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि मिनरल्स क्या है। ओके, तो इसमें दो वर्ड आएंगे, और दो वर्ड कौन से आएंगे, वो दो वर्ड आएंगे, एक हमारे यहाँ दो वर्ड है और बहुत सारे स्टूडेंट इन वर्ड में कंफ्यूज होते हैं। तो एक वर्ड जो है वो है अ, तो जो एक वर्ड है वो है इसमें जियोग्राफर। ओके, तो अब प्रश्न ये बनता है कि व्हाट इज जियोग्राफर, जियोग्राफर क्या होता है। तो जियोग्राफर वो होते हैं जो आपके किसी भी, कोई भी जो मिनरल्स रहता है, मिनरल्स को स्टडी करते हैं। मतलब जो आपके मिनरल्स रहता है, मिनरल्स अर्थ के अर्थ के किस पार्ट में पाया जाता है, या फिर अर्थ क्रस्ट में कहाँ पाया जाता है, तो उसको खोजना काम, मतलब उसको फाइंडिंग करने का काम, उसको फाइंडिंग या फिर उसको डिस्कवर करने का काम कौन करता है, वो करते हैं जियोग्राफर। ओके, तो ये वहाँ के ये जियोग्राफर है, वहाँ देखते हैं कि वहाँ जो मिनरल्स कितना पाया जाता है, किस एरिया में मिनरल्स कितना पाया जाता है, प्लस उस मिनरल का डिस्ट्रीब्यूशन कितना है। तो ये क्या देखते हैं, जियोग्राफर देखते हैं कि मिनरल्स कितना है, मिनरल्स है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कौन कौन से एरिया में है। ओके, तो ये एक तरह से ज्योग्राफिक ज्योग्राफर को हम समझे तो इसको हम डायरेक्टली आप एक वर्ड से कनेक्ट कर सकते हो, और वो कनेक्ट हो जाएगा जियोग्राफी। जियोग्राफी में क्या देखते हैं, जियो मतलब अर्थ से रिलेटेड, जो अर्थ का पार्ट है, अर्थ क्रस्ट का पार्ट है, उसको पूरा एनालाइज करते हैं और उससे पता लगाते हैं कि जो मिनरल्स हमको कहाँ मिलेगा। तो एक वर्ड तो हो गया जियोग्राफर। दूसरे वर्ड की बात करें, ओके, तो वो आ जाएगा हमारा ओके, दूसरे वर्ड की बात करें तो वो आ जाएगा हमारा जियोलॉजिस्ट। ओके, तो जियोलॉजिस्ट जैसे आपके डेंटिस्ट होता है। ओके, जियोलॉजिस्ट क्या होता है, जियोलॉजिस्ट, तो जियोलॉजिस्ट वो होता है जो हमारे जो मिनरल्स है, मिनरल्स की केमिकल, जो मिनरल्स से अगर कोई पर्टिकुलर मिनरल्स मेरे को मिला है, जियोग्राफर क्या करेंगे, जियोग्राफर उस पर्टिकुलर एरिया में बताएंगे कि भाई यहाँ पर मिनरल्स है। जियोलॉजिस्ट क्या करेंगे, वो मिनरल्स है उस मिनरल्स की केमिकल, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी बताएंगे कि ये मिनरल्स में कौन सा केमिकल है, या फिर इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, ये कहाँ पाया जाता है, ये स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, ये सब कौन बताएंगे हमको, जियोलॉजिस्ट बताएंगे। और उसके बाद क्या बताएंगे कि उसकी एज कितनी है। ओके, या फिर उसको कैसे हम एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे। तो ये दो वर्ड है, तो एक वर्ड है जियोलॉजिस्ट, जियोलॉजिस्ट जो उसके बीच में सर्च करता है, उसकी केमिकल्स एंड फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बताता है, उसकी उसकी एज के बारे में बताता है। और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा जियोग्राफर। जियोग्राफर मतलब जो जियोग्राफी, जो एक पर्टिकुलर एरिया है जियोग्राफी, उसके बारे में बताता है कि यहाँ पर मिनरल्स है, वो हमको एक इंफॉर्मेशन देने का काम करता है। ओके, उसके बाद जो मिनरल्स है वो मिनरल्स कहीं वीक तो कहीं स्ट्रॉन्ग मिनरल्स हमको देखने को मिलेंगे। ओके, तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि मिनरल्स क्या है, ओर्स क्या है, बट इसमें हम एक इमेज दे रखी है, तो आप इमेज के थ्रू और अच्छे से समझ सकते हो। तो देखो इसमें आप देख सकते हो कि मिनरल्स इज अ होमोजीनियस सब्सटेंस, तो इसमें एक वर्ड आया है होमोजीनियस। ओके, तो हमको ये जानने की जरूरत है कि होमोजीनियस क्या है। तो होमोजीनियस एक वर्ड है जिसमें, ओके, तो होमोजीनियस, होमोजीनियस का सिंपल सा मीनिंग है कि अगर कोई भी मिनरल से उसकी कंपोजिशन केमिकल कंपोजिशन एंड उसका स्ट्रक्चर दोनों यूनिफॉर्म हो, मतलब दोनों एक जैसे हो, दोनों का रेशियो एक जैसा हो, तो उसको बोलते हैं होमोजीनियस। ओके, तो हमने पिछली जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें हमने केमिकल कंपोजिशन और स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था, इसलिए हमने वहाँ वर्ड होमोजीनियस निकाला है। अगर आप इन वर्ड को याद नहीं रख पाते हो तो वहाँ आप सिंपल सा वर्ड याद रख लेना, होमोजीनियस। तो ओके, तो मिनरल्स इज अ होमोजीनियस नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस व्हिच हैव डेफिनेट इंटरनल स्ट्रक्चर, मतलब उसका खुद का एक इंटरनल स्ट्रक्चर होता है। जो आपके मिनरल्स रहते हैं वो मिनरल्स कुछ मिनरल्स आपके हार्ड रहते हैं, जबकि कुछ मिनरल्स आपके सॉफ्ट हो सकते हैं, मतलब काफी हल्के, काफी मतलब सॉफ्ट। ओके, और कुछ काफी हार्ड रहते हैं, जैसे कि डायमंड की बात करें तो डायमंड काफी हार्डेस्ट मिनरल्स है। और अगर सॉफ्टेस्ट मिनरल्स की बात करें तो वो कौन सा है, वो है आपके टाल्क। ओके, टाल्क इज ए सॉफ्ट मिनरल्स आर जस्ट बिल्ड डिफरेंट। ओके, तो आप समझ सकते हो कि ये जो आपके हार्ड कौन सा है, डायमंड सबसे ज्यादा हार्ड होता है जितने भी मिनरल्स है हमारे पास। ओके, तो ये आपकी क्वेश्चन आ सकता है कि विच मिनरल्स इज हार्डेस्ट सब्सटेंस, विच इज हार्डेस्ट सब्सटेंस, तो दैट इज, तो हमारा आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा डायमंड। और अगर सोपेस्ट की बात करो तो वो आ जाएगा टाल्क। तो आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है। उसके बाद अगर मिनरल्स को और अच्छे से डिवाइड करें,
तो उनका केमिकल कंपोजिशन कैसा है और उनका फॉर्मेशन कैसा होता है, क्योंकि किसी भी मिनरल्स को फॉर्म होने में, किसी भी मिनरल्स को बनने में कई हजार साल लगते हैं। ऐसा नहीं कि वो बस एक ही टाइम पीरियड में या फिर बहुत जल्दी बन जाता है। ओके, तो वो अर्थ की सब मिनरल्स अर्थ के अलग अलग पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हैं। ओके, और मिनरल्स रॉक की बात करें तो अभी तक हमारे यहाँ पर लगभग 2000 प्लस मिनरल्स की खोजबीन की जा चुकी है। लगभग 2000 मिनरल्स अभी तक खोजे जा चुके हैं। 2000 प्लस मतलब 2000 से ज्यादा है। बट बहुत सारे मिनरल्स हैं जिनको हम अभी तक खोज नहीं पाए हैं, और जिनमें कुछ ना कुछ प्रोसेस चल रही है, जिनको ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। मिनरल्स कहाँ मिलते हैं? तो मिनरल्स आपके रॉक्स में मिलते हैं। ओके, अच्छा, मिनरल्स क्या होते हैं? कुछ कुछ मिनरल्स जो होते हैं वो कई अलग अलग फॉर्म्स में होते हैं। कुछ मिनरल्स बहुत सारे छोटे छोटे मिनरल्स को मिलाकर बने हुए रहते हैं, बाद में उनको वहां से निकाला जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है। जबकि कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जो कि आपके सिंगल रॉक में ही वो एक ही मिनरल पाया जाता है। तो वो उसका एग्जाम्पल आप क्या याद रख सकते हो? लाइमस्टोन। अगर चूने की बात करते हैं तो चूना आपके ये कहीं भी माउंटेनियस एरिया में या कहीं भी पाया जाता है, तो ये पर्टिकुलर पूरा माउंटेन ही चूने का बना रहता है, या फिर आपको ये बहुत ज्यादा वहां देखने को मिल जाता है। जो मिनरल्स डिफरेंट हो सकते हैं, सभी मिनरल्स एक जैसे नहीं हो सकते हैं। मिनरल्स कैसे डिफरेंट हो सकते हैं? तो सबसे पहले बात है कि उनकी फिजिकल और केमिकल कंडीशन क्या है। व्हाट डू यू मीन फिजिकल और केमिकल कंडीशन? कि वो मिनरल्स उसका कलर क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें गोल्ड की, तो गोल्ड का कलर रहता है येलो। जबकि अगर सिल्वर की बात करें तो सिल्वर का कलर रहता है, ओके, सिल्वर का कलर थोड़ा चमकीला रहता है, थोड़ा लाइट रहता है। मतलब, ओके, तो इसका मतलब है कि ये दोनों जो है, दोनों का कलर अलग है। अगर हार्डनेस की बात करें तो हमने डायमंड की ऑलरेडी बात की है कि कुछ मिनरल्स काफी हार्ड होते हैं, कुछ मिनरल्स काफी सॉफ्ट होते हैं, कुछ मिनरल्स क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं। ओके, कुछ मिनरल्स ज्यादा ही चमकीले होते हैं, कुछ भारी होते हैं, किसी मिनरल्स की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। ओके, तो ये इस हिसाब से जो मिनरल्स है वो मिनरल्स वरी करते हैं, मतलब एक एक जगह से दूसरी जगह पर वो उस बात को वो करते हैं कि वो किस तरह से अलग है। उसके बारे में बात करें तो हमने जियोग्राफर और जियोलॉजिस्ट दोनों की ऑलरेडी बात कर चुकी है। तो ये आपके ये जो भाई साहब इसमें दिख रहे हैं, ये आपके जियोग्राफर। ओके, ये क्या है? जियोग्राफर है, इनके पास एक मैप है। ओके, और मैप से ये क्या पता लगाते हैं? मैप से पता लगाते हैं कि यहाँ पर कौन सा मिनरल्स है, ओके, कहाँ पाया जाता है। तो जियोग्राफर क्या होता है? जियोग्राफर जो जियोलॉजी जो सॉरी जियोलॉजी नहीं, जो जियोग्राफर होते हैं वो जो जियोग्राफी मतलब जो अर्थ है, अर्थ के बारे में पूरा स्टडी करते हैं कि कहाँ मिनरल्स है, कहाँ मिनरल्स नहीं है, कहाँ मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा है। ओके, ये सब बात वो देखते हैं। उसके बाद जियोलॉजिस्ट की बात करते हैं, तो जियोलॉजिस्ट वहां पर जाते हैं, बहुत सारे केमिकल्स ले जाते हैं, वहां पर उसको अच्छे से डीप में सर्च करते हैं, और उसके बाद में बताते हैं कि ये मिनरल्स कैसा है, कहाँ हमको यूज में आ सकता है। ओके, तो जियोलॉजिस्ट मतलब जो काफी डीप में वर्क करते हैं, मतलब हम इसको देख सकते हैं कि साइंटिस्ट हो सकते हैं आपके। ओके, तो ये आपके साइंटिस्ट हो सकते हैं। और उसके बाद जो ज्योग्राफर है वो आपके एक ज्योग्राफी में काफी इंटरेस्ट रखते हैं, वो बस खोजना काम करते हैं। ये भाई सब खोजना काम करेंगे, ये खोजेंगे, ज्योग्राफर खोजेंगे, और ये उसके बारे में डीप रिसर्च करेंगे। ओके, तो डीप रिसर्च करेंगे, इन दोनों में ये डिफरेंस है। उसके बारे में और क्या है? तो और हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि और मतलब जिसको हिंदी में कहते हैं अयस्क। ओके, तो अयस्क क्या है? तो अयस्क है मिनरल्स का घर, मतलब जहां पर आपके मिनरल्स पाए जाते हैं उनको हम बोलते हैं और, या फिर अयस्क उसको कहते हैं। ओके, तो एक्यूमुलेशन ऑफ एनी मिनरल्स मिक्स्ड विद अदर एलिमेंट्स, तो जो आपके मिनरल्स है वो कहीं अदर एलिमेंट्स में मिक्स है, तो वो उसके लिए क्या हो जाएगा? और हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, ये एक माउंटेनियस एरिया है। ओके, ये एक माउंटेनियस एरिया है, या फिर कुछ एक बाउंड्री वाला एरिया है। आप इसमें देख सकते हो यहाँ पर एग्रीकल्चर फील्ड आ गई है, और यहाँ पर आपके माउंटेनस और फॉरेस्ट वाला एरिया है। और अगर यहाँ पर माइनिंग होती है, और माइनिंग से यहाँ आपके कुछ मिनरल्स निकलता है, तो ये जहाँ माइनिंग हो रही है वो क्या हो जाएगा? वो और हो जाएगा। तो वो क्या हो सकता है? वो या तो अर्थ क्रस्ट हो सकती है, या फिर कोई स्टोन हो सकता है, कोई रॉक्स हो सकती है, वो सब कुछ। ओके, तो इसके लिए और हमने यहाँ एक इमेज लगा रखी है। देखो, इस इमेज में आप देख सकते हो कि ये जो अर्थ है, अर्थ के अंदर से सोना निकल रहा है। आप येलो येलो देख सकते हो, एक सोने जैसा निकल रहा है। नॉर्मली वो ऐसा प्योर गोल्ड नहीं निकलता है, बट यहाँ डायग्राम में हम समझने की कोशिश कर सकते हैं। ओके, तो मिनरल्स आर यूजुअली फाउंड इन ओर्स, तो जो खनिज है वो आमतौर पर अयस्कों में पाए जाते हैं। ओके, द ओर इज यूज फॉर डिस्क्राइब द एक्यूमुलेशन ऑफ एनी मिनरल्स मिक्सड विद अदर एलिमेंट्स, जो जब जब मिनरल्स रहता है वो किसी दूसरे एलिमेंट के साथ मिक्स होता है, तो उस पूरे को क्या बोलते हैं? पूरे को हम बोलते हैं और जब और से आपके उस पर्टिकुलर एलिमेंट को निकाल जाता है, तो वो हो जाता है हमारे मिनरल्स।
ओके, तो जो मिनरल्स कंसिस्ट ऑफ और मस्ट बी सफिशिएंट कंसंट्रेशन टू मेक एक्सट्रैक्शन एंड कमर्शियली वेबल। तो आपके जो और रहता है, जो आपके अयस्क रहता है, उसमें मिनरल्स इतना होना चाहिए कि उस मिनरल्स को हम अगर वहां से निकाल रहे हैं, उस मिनरल्स को हम वहां से अगर एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए कुछ फायदा करना चाहिए, ऐसा नहीं कि नुकसान। इस पता चला कि इस पर्टिकुलर एरिया में आपके मिनरल्स है, ओके, और जितना मिनरल्स नहीं है उससे ज्यादा आप खर्चा कर रहे हो, ओके, आप इसमें निकालने में, इसमें जो इसको एक्सट्रैक्ट करने में, इसको निकालने में जितना आप पैसा लगा रहे हो, जितनी आप मनी का यूज कर रहे हो, उतना आपको फायदा नहीं मिला, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपको एक तरह से नुकसान हो जाएगा। ओके, तो आपका मिनरल्स उतना होना चाहिए कि हमको फायदा हो, ऐसा नहीं कि नुकसान हो। मिनरल्स हमारे लिए मैटर क्यों करते हैं, ओके, मिनरल्स हमारे लिए क्यों जरूरी है, ओके, तो मिनरल्स हमारे लिए इसलिए जरूरी है, या फिर जो और है वो हमारे लिए इसलिए जरूरी है, वो हमको ये बताते हैं। ओके, दिस टाइप्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर इन विच मिनरल्स आर फाउंड डिटरमाइन द रिलेटिव इज, कि जो और रहते हैं या फिर जो मिनरल्स को हम फाइंड करते हैं, वो हमको ये बताते हैं कि वो जो मिनरल्स है वो वहां से निकालना कितना आसान है, वहां से निकालना में हमको कितना फायदा मिल रहा है, फायदा मिल रहा है कि नुकसान मिल रहा है, उसको उसके लिए हमारे पास क्या टेक्नोलॉजी है। ओके, तो अगर पर्टिकुलर जगह हमको मिनरल्स मिल जाता है तो उसको कैसे निकालना है, कैसे उसका यूज करना है, इसलिए और ज़रूरी है। ओके, और जो मिनरल्स है वो क्या काम करता है, क्या नहीं करता है, कहाँ हम उसको यूज़ कर सकते हैं, वो भी, उसको भी हम बहुत ज़रूरी करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि हमारे जो मिनरल्स हैं, मिनरल्स किस फॉर्म में पाए जाते हैं। मतलब ऐसी कौन-कौन सी कंडीशन है जहाँ पर मिनरल्स हमको अर्थ क्रस्ट पर नॉर्मली मिल जाते हैं और जिनको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं वहाँ से। तो मिनरल्स की बात करो तो मिनरल्स आपके अगर देखा जाए तो रॉक्स में पाए जाते हैं। ओके, तो मिनरल्स रॉक्स में पाए जाते हैं, रॉक वाले एरिया में पाए जाते हैं। उसके बाद वाटर वाले एरिया में पाए जाते हैं, तो वाटर वाले एरिया में हमारा हो जाएगा समुद्र हो जाएगा, या फिर कोई रिवर हो जाएगा, या फिर ग्लेशियर हो जाएगा, वहाँ मिनरल्स मिल सकते हैं। ओके, तो रॉक्स की बात करें तो जो मिनरल्स है वो नॉर्मली थ्री टाइप्स की रॉक्स में आते हैं। कितने टाइप्स की रॉक्स है, थ्री टाइप्स की रॉक्स है। तो उसमें जो पहला रहता है वो है आपका इग्निशियस रॉक्स। फिर जो दूसरा रहता है वो रहता है सेडिमेंट्री रॉक्स। ओके, और फिर रहता है मेटामॉर्फिक रॉक्स। ओके, तो इग्निशियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होते हैं, इनके बारे में हम समझेंगे। ओके, तो अगर बात करें इग्निशियस रॉक की बात करें कि इग्निशियस रॉक क्या है, आई थिंक आपने पिछली क्लासों में पढ़ा है, पर हमारा ऐसा मानना है कि कुछ स्टूडेंट्स को हम नहीं पढ़ा है, तो उनको समझाने के लिए हम इसको वापस से पढ़ाए। तो हमारे अर्थ क्रस्ट है, जो अर्थ है वो ऊपर ऊपर वाली लेयर है उसको बोलते हैं क्रस्ट, और जो नीचे वाली लेयर है उसको बोलते हैं मेंटल। और हमारे जो मेंटल वाला पार्ट है अर्थ के, जहाँ हम रहते हैं, ओके, ये आपके अर्थ क्रस्ट है। तो मेंटल वाला पार्ट है जहां पर हम रहते हैं, तो उसके अंदर होता है मेग्मा। मेग्मा एक लिक्विड फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में। और यहाँ पर जो टेम्परेचर रहता है वो बहुत ज़्यादा रहता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है। इसका मतलब कि यहाँ हीट रहती है, या हम कह सकते हैं कि यहाँ पर फायर जैसी कंडीशन रहती है। ओके, तो ये हमारे तो जब ये अंदर मेग्मा रहता है, और जो मेग्मा रहता है क्योंकि हीट ज्यादा है, आपने भी देखा होगा जब हम पानी को गर्म करते हैं, किसी लिक्विड को गर्म करते हैं, तो उसके मॉलिक्यूल्स आपस में टकराने लगते हैं, आपस से एक दूसरे से दूर जाते हैं। तो यहाँ पर भी हीट है, ओके, और यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा है, तो ये अंदर जो मेग्मा है, मेग्मा के जो मॉलिक्यूल्स है वो ऊपर आने, वो एक दूसरे से टकराएंगे। एक दूसरे से टकराने के चक्कर में वो धीरे धीरे जो अर्थ क्रस्ट की जो लेयर रहेगी, वो उस लेयर पे आके बार बार टकराएंगे, बार बार टकराएंगे। ओके, तो जब ये बार बार टकरा रहे हैं, इसको बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। तो कन्वेंशनल करंट की वजह से बार बार टकराए, तो एक टाइम आएगा जब यहाँ लीकेज हो जाएगा, तो अर्थ क्रस्ट में ब्रेक हो जाएगा, तो जो मेग्मा है वो मेग्मा कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, किस फॉर्म में आ जाएगा, लावा। ओके, तो जो आपके लावा है वो कूल डाउन हो जाएगा, कूल मतलब ठंडा हो जाएगा। तो जो आपके लावा है वो ठंडा हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा, वो सोलिडिफाई हो जाएगा। मतलब अंदर क्या था, लिक्विड था, नीचे आया, नीचे अंदर लिक्विड था तो नीचे सॉलिड हो गया, तो उसका क्या हो गया, उसका हो गया सोलिडिफिकेशन। ओके, सोलिडिफिकेशन मतलब वो सॉलिड में बन गया। ओके, तो यहाँ तक समझ में आया। और यहाँ पे जो रॉक्स बनती है तो इसको बोलते हैं इग्निशियस रॉक। मतलब जो मेग्मा है वो धरती से बाहर आता है, वो मेंटल से बाहर आता है, अर्थ क्रस्ट होते हुए बाहर आके वो लावा में चेंज हो जाता है, कूल होकर सोलिडिफाई हो जाता है, और उसको हम बोलते हैं इग्निशियस रॉक। जो हमारी इग्निशियस रॉक रहती है, इग्निशियस रॉक्स नॉर्मली टू टाइप्स की रहती है। उसमें एक है हमारा इंट्रूसिव रॉक। ओके, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये जब अगला हम पढ़ने जाएंगे उसमें ये बहुत जरूरी टॉपिक है, ये पढ़ना जरूरी है। तो इंट्रूसिव रॉक्स का एग्जांपल दे तो ग्रेनाइट। तो इंट्रूसिव रॉक्स क्या होता है, इंट्रूसिव रॉक का सिंपल सा मीनिंग होता है कि जो रॉक्स है, वो जो मेग्मा है वो बाहर नहीं निकला है, वो क्रस्ट से बाहर नहीं निकला है, बट वो अंदर ही क्रस्ट से कुछ मीटर नीचे ही वो दब गया है, और वहीं पर वो सोलिडिफाई हो गया है, मतलब वहीं पर ठंडा हो गया है, तो उसको बोलते हैं इंट्रूसिव रॉक्स।
उसके बाद एक और बात करते हैं एक्सट्रूसिव रोक। तो एक्सट्रूसिव रोक का क्या मतलब होता है? एक्सट्रूसिव रोक का मतलब होता है कि जो मैग्मा है वो बाहर आ गया है और बाहर आके जम गया है। तो इसका एग्जांपल क्या करेंगे? इसका एग्जांपल हो जाएगा बेसाल्ट। ये टॉपिक जो है आप 7th क्लास में पढ़ते हो। आई थिंक आपको बेसिक समझने के लिए यहाँ तक सफिशिएंट है। तो ये पूरा हमने कहानी समझी, ये समझी इग्निशियस रॉक मीन्स, इग्निशियस मीन्स आग मीन्स फायर। ओके, तो आपकी मैग्मा बाहर आता है, लावा के फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो वैसे ही अगर इसमें देखें तो इसमें इंट्रूसिव रॉक्स और एक्सट्रूसिव रॉक्स, टू टाइप्स की रॉक्स रहती है। इंट्रूसिव रॉक्स जो आपके इनसाइड द क्रस्ट, ओके, या फिर इनसाइड द सरफेस, और ये जो एक्सट्रूसिव रहता है वो रहता है आउटसाइड। तो और जो इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव रहता है वहीं पर हमारे मिनरल्स फॉर्म होते हैं। तो कई भी इंट्रूसिव में रहते हैं, ओके, वेन्स और पोर्ट्स के फॉर्म में रहते हैं, और एक्सट्रूसिव में भी रहते हैं, वो हम पढ़ेंगे। अभी हमको ये समझने की जरूरत है कि इग्निशियस रॉक्स होती क्या है। उसके बाद बात करते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। ओके, सेडिमेंट रॉक्स का सिंपल से क्या मतलब होता है? तो सेडिमेंट्स का मतलब क्या होता है? सेडिमेंट्स का सिंपल से मतलब होता है स्मॉल पार्टिकल्स। ओके, तो ये स्मॉल पार्टिकल्स है। और जो इग्निशियस रॉक्स है, तो इग्निशियस रॉक्स, आई आर मतलब इग्निशियस रॉक्स। सो ड्यू टू वाटर, पानी की हो गया या फिर आपके एयर की वजह से हो गया। जो सेडिमेंट है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाते हैं। जब वो एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर हो रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह इरोड होके जाते हैं, मतलब इरोजन की प्रोसेस हो रही है, मतलब वहां पर कटाव हो रहा है। तो जब वो इरोड होके दूसरी जगह जाते हैं, इसका मतलब क्या है? ओके, इसका मतलब क्या है कि वो दूसरी जगह पे जाके क्या हो जाते हैं? दूसरी जगह जाकर वो डिपॉजिट हो जाते हैं। डिपॉजिट मतलब वहां पर जाकर वो जम जाते हैं। और जब जम जाते हैं तो वहां अलग अलग लेयर्स बनती है। जहां पर लेयर्स बनती है, जिस रॉक्स में लेयर्स बनती है, उस रॉक्स को हम क्या कहते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स। फॉर एग्जाम्पल इसकी बात करें तो अगर पहले कंडीशन की बात करें तो आपके यहाँ ये इग्निशियस रॉक थी। तो आपके यहाँ बारिश आ रही है, वाटर से बारिश आ रही है, और बारिश आ रही है इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर बारिश से ये सेडिमेंट बह के आए। उसके बाद एक लेयर जमी, फिर दूसरी लेयर, फिर तीसरी लेयर, एक से बहुत सारी लेयर्स हो गई। तो जिन रॉक्स में आपके नॉर्मली लेयर्स बन जाती है, जो इग्निशियस रॉक से आपकी वो ट्रांसफर होकर वाटर से या फिर रिवर से या फिर विंड से ट्रांसफर होकर वो मिनरल्स ट्रांसफर होकर दूसरी जगह जम जाते हैं, उनको हम बोलते हैं सेडिमेंट रॉक्स। उसके बाद बात करते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स की। आपके मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या है? मेटामॉर्फिक रॉक्स का सिंपल से क्या मतलब होता है कि जो आपकी मेटामॉर्फिक, पहले जो वर्ड का मीनिंग समझते हैं कि मेटामॉर्फिक क्या होता है। तो मेटा का मतलब होता है चेंज, मेटा मीन्स चेंज, और मॉर्फिक, मॉर्फिक का मतलब होता है कि चेंज फॉर्म, मतलब उसका फॉर्म क्या होता है? चेंज। ओके, तो मॉर्फिक का मतलब होता है फॉर्म। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि चेंज द फॉर्म, चेंज दी फॉर्म मतलब फॉर्म क्या हो गया? चेंज हो गया है। ओके, इसका मतलब क्या है? वर्ड का मतलब हमने समझ लिया। अगर इसका डीप में हम मीनिंग समझे तो वो है कि जो हमारे जो इग्निशियस रॉक होती है या फिर जो हमारे सेडिमेंट्री रॉक्स होती है, इग्निशियस और सेडिमेंट्री रॉक्स लेयर्स में जमती है, और लेयर्स में जमने के बाद वो क्या हो जाती है? लेयर्स में जमने के बाद वो हीट एंड प्रेशर की मदद से, ड्यू टू हीट एंड प्रेशर, वो क्या हो जाती है? उनका फॉर्म क्या हो जाता है? फॉर्म चेंज हो जाता है। तो उनका फॉर्म जो है वो चेंज हो जाता है। तो उससे हमारी जो रॉक बनती है, उस रॉक को हम क्या कहते हैं? उसको हम बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। तो आपको आई थिंक ये तीनों टाइप्स की जो रॉक्स थी वो समझ में आ गई। सबसे पहले इग्निशियस रॉक्स, जो आपके मेग्मा से लावा बनता है, ऊपर होके सोलिडिफाई हो जाता है। उसके बाद होता है सेडिमेंट्री रॉक्स, जो सेडिमेंट बन के जो लेयर्स में चेंज हो जाते हैं ड्यू टू वाटर, एयर या फिर ग्लेशियर की मदद से। और एक होता है मेटामॉर्फिक रॉक, मतलब जो आपकी इग्निशियस रॉक या सेडिमेंट्री रॉक से उकाई में वो हीट और प्रेशर की वजह से उनका फॉर्म क्या हो गया? उनका फॉर्म हो गया चेंज, उनको हम बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। तो आई थिंक आपको तीनों रॉक्स के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, ज़्यादा इसमें ज़्यादा रॉकेट साइंस वाली कोई बात नहीं, बिल्कुल सिंपल है। तो अब हम बात करते हैं, अगर हमको तीनों रॉक समझ में आ गई है, तो अब हम बात करते हैं कि जो हमारे मिनरल्स है वो मिनरल्स इन इन रॉक्स में कैसे फॉर्म होते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें कि मिनरल्स से वो इग्निशियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में कैसे फॉर्म होते हैं, तो आपके ये जो रॉक्स रहती है, इन रॉक्स में मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि इन इन रॉक्स में आपकी टू रॉक्स होती है इग्निशियस रॉक, एक होती है इंट्रूसिव और एक होती है एक्सट्रूसिव। ओके, तो इनके अंदर छोटे छोटे क्रैक्स आ जाते हैं। ओके, छोटे छोटे क्रैक्स आ जाते हैं। तो वो जो क्रैक्स आते हैं, ओके, वो जो क्रैक्स आते हैं, उन क्रैक्स की वजह से क्या होता है कि उनके अंदर जो मेग्मा रहता है, ओके, वो सोलिडिफाई होकर क्या होता है? जम जाता है। तो यहाँ पर जो मेग्मा है, मेग्मा
मैग्मा सोलिडिफाई होकर जम जाएगा। ओके, तो यहाँ पर जो मैग्मा है वो मैग्मा सोलिडिफाइड होके क्या हो जाएगा, जम जाएगा। ओके, इसका मतलब कि यहाँ पर हमको मिनरल्स मिलते हैं, तो इनको बोलते हैं वेन्स। तो जो छोटे क्रैक्स होते हैं, जो स्मॉल क्रैक्स होते हैं, उनको बोलते हैं वेन्स, और जो बड़े क्रैक्स होते हैं उनको बोलते हैं लोड्स। ओके, तो ये आपके बड़े क्रॉक्स है, तो यहाँ इनके अंदर हमको क्या मिलते हैं, मिनरल्स मिल जाते हैं। इसमें इग्निशियस और मेटामॉर्फिक रॉक दोनों में रहते हैं। तो मेटामॉर्फिक रॉक में टेम्परेचर ज्यादा होता है। मेटामॉर्फिक रॉक की बात करें, मेटामॉर्फिक रॉक की बात करें तो यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा होता है, या फिर हमारा हीट ज्यादा ये हीट प्रेशर ज्यादा होता है, तो उससे जो फॉर्म में रॉक्स का फॉर्म क्या होता है, चेंज हो जाता है। रोकाई में प्योर हमको वहां मिनरल्स में चेंज हो जाती है। ओके, तो अब ये दे रखा है यहाँ की स्मॉलर वंस आर कॉल्ड वेन्स एंड लार्जर वन इज कॉल्ड लोड्स फॉर्म व्हेन मिनरल्स इज मोल्टेन लिक्विड एंड गैसेस फॉर्म राइज अपवार्ड थ्रू केविटी। ओके, तो इनके अंदर जो केविटी रहती है, केविटी से हमारी जो गैस है, ओके, तो गैस और लिक्विड बाहर निकल गया। गैस और लिक्विड इन केविटी से मतलब इन क्रैक से बाहर निकल जाता है, और अंदर जो बच जाता है वो क्या रहता है, वो रहता है मिनरल्स। अंदर हमारे मिनरल्स बच जाते हैं। ओके, उसके बाद अगर इस प्रकार के मिनरल्स की बात करूं तो टीन हो गया, कॉपर हो गया, जिंक, लीड, ओके, तो ये हमारे वेंसोल लोड में पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेटामॉर्फिक रॉक समझ में आती है, आपको इग्निशियस रॉक समझ में आती है कि उनका फॉर्मेशन कैसे होता है, तो उनके अंदर ही जो क्रैक्स रहते हैं, उन क्रैक्स के थ्रू लिक्विड निकल जाता है, उन क्रैक्स के थ्रू गैस निकल जाती है, और जो बच जाता है वो बन जाते हैं हमारे मिनरल्स। उसके बाद बात करते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। तो सेडिमेंट्री रॉक्स का मैंने आपको पहले ही बताया कि सेडिमेंट्री रॉक्स का मतलब होता है कि लेयर्स, ये जो आपकी चीज लेयर्स में बन जाती है वो सेडिमेंट्री रॉक्स में बन जाती है। तो सेडिमेंट्री रॉक्स में लेयर्स की बात करें, या फिर लेयर्स या बेड्स कहते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि सेडिमेंट्री रॉक्स मतलब क्या होता है, ट्रांसफर होते हैं, क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं आपके पार्टिकल्स, और उसके बाद वो क्या हो जाते हैं, सोलिडिफाई, वो ट्रांसफर होकर वहां पे क्या हो जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं। मतलब एक जगह पे क्या होते हैं, वो जम जाते हैं। तो जब वो एक जगह पे जम जाते हैं, एक जगह पे डिपॉजिट हो जाते हैं, ओके, तो उससे हमारी क्या बनती है, वो डिपॉजिट हो जाते हैं, वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं। ओके, तो उनके अंदर क्या होते हैं, हमको मिनरल्स नॉर्मली मिल जाते हैं। तो जैसे कोल हो गया, इन सम ऑफ द फॉर्म ऑफ मिनरल्स। अब कोल का फॉर्मेशन कैसे होगा, आप एग्जांपल से समझो कि ये आपके बहुत सारे एक फॉरेस्ट था, और फॉरेस्ट था पर यहाँ मिनरल डिपॉजिट, यहाँ जैसे पास में माउंटेन से, तो माउंटेन से मिनरल्स आ रहे हैं, मिनरल्स आ रहे हैं, तो दूसरी कंडीशन में क्या होगा कि फॉरेस्ट क्या हो जाएगा, ये जो प्लांट है ये गिर जाएगा। और तीसरी कंडीशन में प्लांट है, ये जो प्लांट है, ये प्लांट को के ऊपर बहुत सारे सेडिमेंट्स आ जाएंगे, बहुत सारी लेयर बन जाएंगी, तो वो प्लांट का में चेंज हो जाएगा, वो प्लांट चेंज हो जाएगा कोल में, क्योंकि हीट ज्यादा है, प्रेशर ज्यादा है, तो वो जो ट्री है वो अपने आप जल जाएगा, तो कोयले में बदल जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, बहुत सारी लेयर्स कंटिन्यू बनी, यहाँ बहुत सारी लेयर्स कंटिन्यू बनी, तो हमारे हम क्या बन गया, मिनरल्स बन गया। तो अगर हम ऑयल की बात करें या फिर पेट्रोल डीजल की बात करें, ओके, पेट्रोल या डीजल की बात करें, तो वो हमको ऐसे ही मिलती है सेडिमेंट्री रॉक्स। मतलब जो हम लेयर्स बन जाती है, वो लेयर्स के अंदर जो चीजें दबी हुई होती है वो अपने आप ही अंदर जल जाती है, क्योंकि प्रेशर ज्यादा होता है अंदर, हीट भी ज्यादा होती है, तो वो होता है सेडिमेंट्री रॉक्स। तो आई थिंक आपको आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। तो कोल के बाद अदर मिनरल्स की बात करें तो हो गया जिप्सम हो गया, पोटास हो गया, सोडियम हो गया, तो ये सब क्या है, हमारे सेडिमेंट्री रॉक्स। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि अगर रॉक समझ में आ रहा है, रॉक्स में इग्निशियस, आर्क, मेटामॉर्फिक, चेंज फॉर्म, सेडिमेंट मींस लेयर। ओके, तो आपको तीनों को समझ में आ जाएगा कि वहां पर जो वो कैसे फॉर्म होता है। उसके बाद बात करते हैं कि जो मिनरल्स है वो तीसरी चीज में कैसे फॉर्म होता है। तो तीसरी बार में बात करें तो रेसिडुअल मास। तो रेसिडुअल मास का हिंदी मीनिंग क्या होता है, तो इसका हिंदी मीनिंग होता है बचा हुआ। ओके, तो रेसिडुअल मास मतलब बचा हुआ मास, या फिर बचा हुआ जो भी आपके मटेरियल है वो। तो हमारे जो क्या रहता है, हमारे जो रॉक्स रहती है, ओके, उन रॉक्स के अंदर, या फिर हमारे जैसे ओशन रहता है उसके अंदर जो वाटर है, वाटर रिमूव हो जाता है, वाटर वहां से चला जाता है। तो जब वाटर रिमूव हो जाएगा, वहां से चला जाएगा, ओके, तो उससे जो बचा हुआ पार्ट रहेगा, जो रेसिडुअल मास बन जाएगा, वही हमारे क्या रहेगा, वही मिनरल्स रहेगा। तो जैसे जो रेसिडुअल मटेरियल है वो और रहेगा, और उसमें से हम मिनरल्स निकालेंगे। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है बॉक्साइट। समझ में आया, नहीं समझ में आया तो एक बार और समझिए। रेसिडुअल मास का मतलब होता है कि हमारा कोई एक पार्ट है, यहाँ पर बहुत सारा वाटर है, और वाटर के अंदर मिनरल्स है, पर वाटर वेपोराइज हो गया, हवा में उड़ गया। तो वाटर हवा में उड़ गया, तो जो बचा हुआ पार्ट है, ओके, वो क्या है, मिनरल्स और है, और जो बचा हुआ है वो है हमारे मिनरल्स। ओके, जैसे बॉक्साइट इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो अगर हिंदी में पढ़े तो निर्माण का एक सतही चट्टानों का विघटन होना, जल द्वारा घुलनशील तत्व को हटा दिया जाता है, इसे अयस्क युक्त
अपक्षी पदार्थ का अवशिष्ट द्रव्यमान बच जाता है। तो आप इसको इस डायग्राम में देख सकते हो कि जैसे कि ये रोक थी, अब इस रोक में से कुछ आपके वाटर जो सोल्यूबल पार्ट है वो क्या हो गया, रिमूव हो गया। रिमूव हो गया इसका मतलब रेसिडुअल मास, मतलब जो बचा हुआ पार्ट है रॉक्स का वो बच गया। और इसका बेस्ट एग्जांपल हमारा हो गया बॉक्साइट और, मतलब यहाँ से बॉक्साइट और मिलता है, उसके बाद हम बॉक्साइट मिनरल्स को यहाँ से ले सकते हैं। तो इससे पहले हम इग्निशियस रॉक के बारे में पढ़ा, फिर मेटामॉर्फिक, फिर सेडिमेंट रॉक्स के बारे में पढ़ा, उनमें मिनरल्स कहाँ किस किस फॉर्म में रहता है वो पढ़ा। और अब हम यहाँ पढ़ा है कि जो रेसिडुअल मास मतलब जो वाटर रिमूव होने के बाद जो बचता है। उसके बाद बात करते हैं एलुवियल प्लेजर, एलुवियल डिपॉजिट। ओके, तो एलुवियल डिपॉजिट का आप यहाँ देखते हो कि जो हमारे मैदान रहते हैं या फिर माउंटेन से जो वाटर बह के आता है, आपके बड़े बड़े पहाड़ों से जो जल बह के आता है, वो अपने साथ बहुत सारे पार्टिकल्स लाता है, बहुत सारे मिनरल्स लाता है। और जब ये वाटर रिड्यूस हो जाता है, जब वो वाटर यहाँ से चला जाता है, वाटर वेपोराइज हो जाता है, तो जो कुछ आपके पार्टिकल्स बनते हैं, वो जो और बचता है वो गोल्ड और सिल्वर और टीन और ये बच जाते हैं। क्योंकि माउंटेन से आ रहा है, इसका मतलब बहुत सारे मिनरल्स साथ में ला रहे हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स। और जब यहाँ मैदान में आके वाटर जब वाटर हट जाएगा तो हमको मिनरल्स देखने को मिल जाते हैं। सम मिनरल्स ओकर इन द एलुवियल डिपॉजिट इन वैली फ्लोर एंड द बेस ऑफ हिल्स, दे आर कॉल्ड प्लेजर डिपॉजिट। तो इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं प्लेजर डिपॉजिट। जनरली कंटेंट हेवी मिनरल्स, तो ये अपने साथ बहुत हेवी मिनरल्स लाते हैं। मिनरल्स नॉट कोरोड बाय वाटर, मतलब वो जो वाटर है वो मिनरल्स को तोड़ नहीं सकता है, बस उसको बहा के लाता है। तो उसका एग्जांपल क्या हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, टीन हो गया और प्लेटिन हो गया। अगर हम गोल्ड माइंस की बात करें या फिर सिल्वर माइंस और इनकी माइंस की बात करें, तो ये भी कुछ ऐसे ही इलाके रहते हैं जहाँ आपके एलुवियल डिपॉजिट रहता है। कहने का मतलब कि मिनरल्स बच जाते हैं और वो मिनरल्स कटते नहीं है, मिनरल्स डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं और वाटर वहां से निकल जाता है। तो सबसे पहले बात की हमने इग्निशियस, मेटामॉर्फिक, फिर सेडिमेंट रॉक्स, फिर एलुवियल ये उसके बाद बात की रेसिडुअल मास, और अब बात करते हैं एलुवियल डिपॉजिट के बारे में। उसके बाद अगर वाटर की बात करें, तो जैसे कोई एक पर्टिकुलर एरिया में वाटर है या आपकी ओशन है, यहाँ पर वाटर है और इस वाटर के अंदर है मान लो NaCl, तो सनलाइट के कारण जो वाटर है वो वेपोराइज होकर ऊपर चला जाएगा। ओके, वेपोराइज होके ऊपर चला जाएगा और जो बच जाएगा वो क्या बच जाएगा, हमारा साल्ट। तो आपके ये क्या हो जाएगा, ये हमारे जो मिनरल्स है वो वाटर में कैसे पाए जाते हैं उसके बारे में बता रखा है। तो ओशन वाटर कंटेन वास्ट क्वांटिटी ऑफ मिनरल्स बट टू वाइडली डिफ्यूज इकोनॉमी इंपोर्टेंस मिनरल्स, जैसे कॉमन साल्ट हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ब्रोमाइन हो गया। और ओशन बेड्स पे कुछ मैग्नीज न्यूट्स भी पाए जाते हैं, सॉरी मैग्नीज नोडल्स भी पाए जाते हैं। तो आपकी ये चट्टान, ये सॉरी आपकी ये इमेज आप देख सकते हो। इस इमेज में हमने देखा है, इससे पहले हमने क्या देखा था, इससे पहले हमने देखा था कि इग्निशियस मेटामॉर्फिक रॉक में मिनरल्स कैसे पाए जाते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स में कैसे पाए जाते हैं, और उसके बाद रेसिडुअल मार्क्स और एलुवियल डिपॉजिट में मिनरल्स कैसे पाए जाते हैं उसके बारे में पढ़ा। अब बात करते हैं कि जो मिनरल्स है, मिनरल्स का क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है। ओके, तो क्लासिफिकेशन का हिंदी मतलब क्या होता है, क्लासिफिकेशन का हिंदी मतलब होता है वर्गीकरण। कि जो मिनरल्स है उनका वर्गीकरण कैसे किया गया है, उनको कैसे अलग अलग पार्ट में बांटा गया है। ओके, तो जो मिनरल्स है, मिनरल्स को अगर बात करें तो जो हमारे मिनरल्स हैं उसको नॉर्मली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 3 पार्ट्स में उसको बांटा गया है। जिसमें पहला है मेटेलिक मिनरल्स। मेटेलिक मिनरल्स मीन्स जिनमें मेटल होता है। ओके, जिनमें आयरन और होता है। ओके, या फिर जिनमें आयरन नहीं भी रहता है तो भी वो आपके काफी हार्ड रहते हैं। ओके, उसके बाद बात करते हैं नॉन मेटेलिक और फिर करते हैं एनर्जी मिनरल्स। तो मेटेलिक मिनरल्स की बात करो तो उसमें फेरस, फेरस का सिंपल सा मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ आयरन। मिनरल का मतलब होता है कि जिसमें आयरन होता है। ओके, जिस मिनरल्स में हमारे प्रेजेंस ऑफ आयरन रहती है, मतलब आयरन प्रेजेंट रहता है, वो रहता है फेरस मिनरल्स। जो जिसमें आयरन और हो गया, मैग्नीज हो गया, निकल्स हो गया, कोबाल्ट हो गया। उसके बाद नॉन फेरस का मतलब होता है कि जिसमें हमारा आयरन प्रेजेंट नहीं होता है। तो आयरन प्रेजेंट नहीं होता है वो हमारे हो जाएंगे नॉन फेरस मिनरल्स। तो उनमें रहेगा कॉपर, लीड, टीन, बॉक्साइट, ये ऐसे हैं जिनमें हमारा आयरन नहीं मिला हुआ रहता है। तीसरी बात करें अगर जो मेटेलिक मिनरल्स है उसकी तीसरी बात करें तो वो है वैल्यूएबल मिनरल्स। वैल्यूएबल मिनरल्स का सिंपल सा मीनिंग होता है कि जो काफी महंगे हैं। ओके, जो काफी प्रीशियस है। ओके, तो जो महंगे हैं या फिर प्रीशियस है वो हमारे काय में आ जाएंगे, वो आ जाएंगे प्रीशियस मेटल में। तो उसमें आ जाएगा गोल्ड हो जाएगा, सिल्वर हो जाएगा, प्लेटिनियम हो जाएगा, एक्सेट्रा। नॉन मेटेलिक मिनरल्स की बात करें तो नॉन मेटल्स का मतलब होता है कि जिनमें मेटल्स नहीं होता है। जिनमें मेटल्स नहीं होता है इसका मतलब उसमें हो गया माइका, साल्ट, पोटास, सल्फर, ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, मार्बल और सैंडस्टोन। ये कुछ ऐसे एग्जांपल है जिनमें हमारे ये नॉन मेटेलिक है। ओके, तो पहले था मेटेलिक और ये है हमारा नॉन मेटेलिक। तो आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ओके,
तो मेटेलिक, नॉन मेटेलिक, उसके बाद एनर्जी मिनरल्स मीन्स जिनको हम फ्यूल के रूप में यूज़ करते हैं, जिनको हम ऊर्जा संसाधन के रूप में यूज़ करते हैं, जैसे कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया। ओके, तो जो हम एनर्जी के पर्पज से यूज़ करते हैं, तो एनर्जी पर्पज मतलब जिनको हम फ्यूल के रूप में यूज़ करते हैं या फिर ईंधन के रूप में यूज़ करते हैं, चाहे वो व्हीकल्स हो, चाहे वो कोई सा प्लांट हो, चाहे हमारे डेली यूज में हम घर में भी जो गैस यूज करते हैं, सीएनजी, एलपीजी, तो वो सबका ही में आ गए एनर्जी मिनरल्स में। मेटेलिक मिनरल्स में फेरस मीन्स आयरन, नॉन फेरस मीन्स आयरन नहीं होता है, प्रीशियस मतलब जो प्रीशियस जैसे गोल्ड सिल्वर हो गया। उसके बाद नॉन मेटेलिक की बात करें जिनमें मेटल कॉन्टेंट नहीं होता है। और उसके बाद बात करते हैं एनर्जी मिनरल्स जिनसे हम एनर्जी या फिर ऊर्जा संसाधन, जिनसे हम फ्यूल लेते हैं, जिनसे जो किसी मशीन को चलाने के लिए जिनसे हम जो फ्यूल प्राप्त करते हैं वो रहते हैं एनर्जी मिनरल्स। तो फ्रेंड्स आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि जो मिनरल्स है ये इसमें बहुत अच्छे से एग्जांपल डाल रखे हैं। ओके, फेरस क्या होता है, नॉन फेरस क्या होता है, और आप इस वीडियो को पॉज करके अगर देखते हो तो आपको ये अंडरस्टैंड करने में, समझने में काफ़ी हेल्प करेगा। फ्रेंड्स उसके बाद बात करते हैं, हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और वो टॉपिक है कि रेड होल माइनिंग क्या होता है। ओके, रेड होल माइनिंग आपके एनसीईआरटी क्लास 10 बुक के एक पैराग्राफ में दे रखा है, दैट व्हाट इज रेड होल माइनिंग। रेट ऑफ माइनिंग को अगर हिंदी में बात करें तो उसको बोलते हैं चूहा छेद खदन। तो चूहा छेद खदन का मतलब क्या रहता है कि मान लो ये आपकी एक रोक बना हुआ है, ये आपकी एक माउंटेन बना हुआ है, छोटा माउंटेन। ओके फ्रेंड्स, ये आपके माउंटेन्स बना हुआ है, और उस इस माउंटेन्स में तो ये रोक है, मान लो कि ये रोक है और एक चूहा है, एक रेत है। तो वो रेत अगर इस रोक में से, अगर ये मान लो ये आप समझ सकते हो कि एक चूहा है, डायग्राम वैसा नहीं। हाँ, ये एक चूहा है, और अगर इस रॉक के अंदर छेद करता है, यहाँ से जाता है ऊपर से नीचे तक बिल्कुल, ये इसमें बहुत डीप में जाकर, यहाँ पर छेद करता है या फिर यहाँ पर डगिंग करता है। ओके, और वहां से वापस अपना रास्ता चेंज करके यहाँ से कुछ लाकर वापस से लाता है। तो ये हमारा रोड हेल माइनिंग भी कुछ ऐसा ही है, इसीलिए इसका नाम रेट होल माइनिंग है। इसका मतलब कि जैसा चूहा अपने घर बनाता है या जैसा चूहा अपना बिल बनाता है रॉक्स में या फिर आपके जो प्लेन एरिया रहता है वहां पर, तो रेट होल माइनिंग भी वैसी है। रेट होल माइनिंग नॉर्मली इनलीगल है ये। ओके, और ये अगर हम हमारे पर्सपेक्टिव से देखें कि यहाँ पर क्यों दे रखा है, तो जो आपके रॉक माउंटेन्स रहते हैं या फिर जो जो मैदान रहते हैं, उनमें कुछ लोग जो रहते हैं वो इलीगली उसमें जाते हैं। ओके, और उसमें जाके वो बहुत डीप में खोदते हैं, अंदर जाकर माइनिंग करते हैं, और फिर यहाँ से जो मिनरल्स रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये एक आदमी था, इसने इक्विपमेंट की मदद से यहाँ से इस रॉक को यहाँ से इतना खोदा और यहाँ तक खोदा, और यहाँ पर पृथ्वी के अंदर मतलब अर्थ क्रस्ट के अंदर, अर्थ सरफेस से नीचे यहाँ पर कोल है। कोल हो गया या फिर पेट्रोल हो गया या फिर कोई भी अदर आयरन मिनरल्स हो गया। तो यहाँ पर मिनरल्स से वो यहाँ से इन मिनरल्स को खोद कर वापस ऊपर से जाता है, मतलब वो भी एक चूहे जैसा ही जा रहा है। जैसा चूहा अपना घर बनाता है या अंदर जाता है, वैसे ही कोई ये इंसान भी कर रहा है। तो ये हो गया रेट होल माइनिंग। तो जो हमारा रेट होल माइनिंग है वो इंडिया में इनलीगल है, इंडिया में इनलीगल है। बावजूद उसके कुछ जो पीपल्स है, कुछ जो आपके नॉर्थ ईस्ट के जो पीपल्स है, नॉर्थ ईस्टर्न मतलब की अगर बात करें तो जो मेघालय स्टेट से, ओके, तो जो मेघालय स्टेट से और आपके कुछ नॉर्थ ईस्ट एरिया के जो ट्राइबल्स पीपल्स है, ओके, सो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के जो ट्राइबल्स हैं, उनका ऐसा मानना है कि हमारी जमीन है ये। ओके, ये हमारी जमीन है, अवर फॉरेस्ट, अवर लैंड मतलब हमारी भूमि है। ओके, तो इसमें राइट्स भी हमको ही है। सो अवर राइट मतलब इसमें हमारा अधिकार है, हमारा अधिकार है। और क्या करने का अधिकार है, हमारा अधिकार है माइनिंग करने का अधिकार है, यहाँ पर जितने भी रिसोर्सेस हैं उन रिसोर्सेस को लेने का अधिकार है। ओके, तो ये आपके रेट होल माइनिंग है। रेट होल माइनिंग का मतलब है कि आप उसमें बहुत डीप में जाते हो, वहाँ खुदाई करते हो और वहां से जो मिनरल्स है उनको इलीगली निकालते हो। तो जो ये है, जो इसमें से बहुत सारे ऐसे माइनिंग है। ओके, जो गवर्नमेंट ने बहुत सारी माइनिंग को नेशनलाइज कर दिया गया है। ओके, तो नेशनलाइजेशन, ओके, तो नेशनलाइजेशन कर दिया गया है, उसको नेशनलाइज के अंतर्गत रखा गया है। तो ये जितना भी प्रोसेस है ये सब क्या है, ये सब है रेट होल माइनिंग। आई थिंक आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। ओके, तो अगर आपको यहाँ तक बात समझ में आती है तो अब हम बात करेंगे कि जो रेट होल माइनिंग है उसको एक बार देखेंगे कि ये आप डायग्राम देख सकते हो, इनलीगली जाकर यहाँ पर रेट होल माइनिंग करते हैं, मतलब मिनरल्स निकालते हैं। तो रेट होल माइनिंग इज अ टाइप ऑफ माइनिंग इन विच लॉन्ग नेरो टनल कॉल्ड अ रेट होल इज डग इनटू साइड ऑफ हिल्स। तो हिल्स की साइड में खोदा जाता है,
टू रीच द मिनरल्स, मिनरल्स तक पहुंचने के लिए। ओके, तो हिल का जो किनारा है वहां पर इसको खोदा जाता है ताकि अंदर जाए और अंदर से वो वहां से जो भी उनको मिनरल्स से वो ले सके। ओके, सो मोस्ट मिनरल्स इन इंडिया आर नेशनलाइज। नेशनलाइज मतलब कि वो किसके किसके कंट्रोल में है, तो नेशनलाइज का मतलब कि वो है वो किसके कंट्रोल में है, वो आपके गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। ओके, किसके कंट्रोल में है, वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, वो सरकार के कंट्रोल में है। तो अगर वो सरकार के कंट्रोल में है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि किसी को अधिकार नहीं है उन पे वहां से लेने का। ओके, तो ये सरकार के कंट्रोल में है। अब nationalization of minerals, most minerals in India are nationalized, their extraction are possible only after the permission of the government। ओके, उसके बाद बात करें तो अगर कहाँ कहाँ पर ज्यादा होती है रेट होल माइनिंग, तो रेट होल माइनिंग की बात करें तो इन ट्राइबल्स एरिया लाइक नॉर्थ ईस्ट इंडिया हो गया, आपकी वहाँ की जो इंडिविजुअल कम्युनिटी होती है वो उसको करती है। उनका ऐसा मानना है कि अवर लैंड, अवर रिसोर्सेज एंड अवर राइट्स, मतलब बस हमारे ही अधिकार है। In Meghalaya, there are large deposits of coal, iron, limestone, and dolomite. ओके, कोल माइनिंग इज जोवल एंड चेरापूंजी। तो जेवल एंड चेरापूंजी वहीं के एक स्टेट से जहां पर ये बहुत ज्यादा किया जाता है, मतलब पूरी फैमिली के मेंबर्स इसमें इंगेज रहते हैं। ओके, और इस माइनिंग को करते हैं और उसको बेचकर उनकी लाइफ सर्वाइव करते हैं। पर एक तरह से देखो तो ये नेशनलाइज है, और जो चीजें नेशनलाइज हो जाती है बावजूद उसके आप उसका यूज करते हो, इसका मतलब कि वो इनलीगल है, वो कानून के दायरे में आता है। तो आई थिंक आपको रेट होल माइनिंग यहाँ तक समझ में आ गई होगी। उसके बाद बात करते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स की, जो आपकी मिनरल्स है, मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कर रखा है। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन बात करें तो मिनरल्स नॉर्मली कहाँ पाए जाते हैं, तो अगर मिनरल्स की बात करेंगे तो क्या, तो पेनिनसुला पाए जाएंगे। ओके, पेनिनसुला में कैसे, क्योंकि जो आपका पेनिनसुला वाला एरिया रहता है वहां नॉर्मली पहले कई साल पहले वहां वोल्केनो आए होंगे, वोल्केनो आए होंगे, इसका मतलब कि वहां आपके मिनरल्स बहुत ज्यादा होंगे। ओके, वहां मिनरल्स बहुत ज्यादा होंगे। ओके, मिनरल्स बहुत ज्यादा होंगे मतलब वहां पर माइनिंग की एक्टिविटी भी होती है। ओके, तो वहां पर माइनिंग एक्टिविटी भी होती है, वहां पर मिनरल्स ज्यादा, मतलब कि वहां पर मिनरल्स बहुत ज्यादा है। ओके, मिनरल्स बहुत ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, मिनरल्स बहुत ज्यादा है। तो ये आपकी एक पेनिनसुला एरिया हो गया, और दूसरा कौन सा हो गया, जहां सेडिमेंट्स जमते हैं, तो सेडिमेंट वाला एरिया हो गया। सेडिमेंट वाले एरिया में बात करें तो इसमें अगर स्टेट्स की बात करें तो वो है आपकी गुजरात और असम। गुजरात और ऐसे असम ऐसी है जहाँ पर बहुत सारे पेट्रोलियम डिपॉजिट पाए जाते हैं और मिनरल्स पाए जाते हैं। और दूसरा पेनिनसुला ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, जहाँ कोल, मेटेलिक, मिनरल्स, माइका, ये सब हमको देखने को मिलते हैं। उसके बाद फेरस मिनरल्स की बात करें तो फेरस मिनरल्स का मतलब क्या होता है, तो फेरस मिनरल्स का सिंपल सा मतलब होता है कि जिन मिनरल्स में आपके आयरन कंटेंट होता है, तो जिन मिनरल्स में आपके आयरन कंटेंट पाया जाता है वो क्या है, फेरस मिनरल्स। ओके, तो उसमें अगर वो अदर मिनरल्स भी हो सकते हैं, अगर उसमें थोड़ा भी आयरन कंटेंट है तो वो सब क्या है, वो फेरस मिनरल्स है। तो फेरस मिनरल्स की बात करें तो उसमें सबसे पहले बात करें तो 3/4 ऑफ द टोटल वैल्यू प्रोडक्शन की, जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है उसमें लगभग 3/5 जो प्रोडक्शन है वो आपके आयरन या फेरस मिनरल का ही होता है। क्यों, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। आपने भी देखा होगा कि जो लोहे की बनी हुई चीजें काफी स्ट्रॉन्ग होती है। और ये नॉर्मली इसका यूज मेटलर्जिक इंडस्ट्री या बेस इंडस्ट्री जिसको हम कहते हैं उसमें यूज किया जाता है। मतलब जो बेस इंडस्ट्री या मेटलर्जिक इंडस्ट्री का मतलब होता है कि दूसरे जो मिनरल्स है उसके लिए रॉ मटेरियल को क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं। हमारे इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो फेरस मिनरल्स है वो बहुत ज्यादा मात्रा में एक्सपोर्ट किया जाता है। हमारे इंटरनल डिमांड को भी कंप्लीट किया जाता है, मतलब इंटरनल डिमांड को प्लस एक्सपोर्ट भी किया जाता है, और एक्सपोर्ट अदर कंट्री में किया जाता है। ओके, तो एक्सपोर्ट भी किया जाता है प्लस हमारी इंटरनल डिमांड को भी पूरा करते हैं। यहाँ हिंदी में भी दे रखा है। ओके, लोह युक्त खनिज, धात्विक खनिजों के उत्पादन की कुल मूल्य का लगभग 3/4 भाग है, मतलब जितना भी आपके मेटेलिक होता है, मेटेलिक में सबसे ज्यादा क्या, मेटेलिक जितना भी होता है मेटेलिक का 3/4, मतलब कि जो मेटेलिक वो अगर हमारे मेटेलिक मिनरल्स हमारे इंडिया में 100% है तो लगभग उसमें से 75% जो है वो क्या है, वो है हमारे फेरस मिनरल्स, या फिर जिसमें आयरन की आयरन प्रेजेंट होता है। आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ओके, ये हमारी इंडस्ट्री है, मतलब ये बेसिक मिनरल्स भी है जो अदर इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। उसके बाद आयरन की बात करो तो ये बैकबोन है इंडिया की, क्योंकि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में काफी हेल्प करता है। ओके, उसके बाद इंडिया इज इंडो विद द फेयरली एबंडेंट रिसोर्सेज ऑफ आयरन। हमारे यहाँ आयरन के काफी ज्यादा रिसोर्सेज है, हमारे यहाँ गुड क्वांटिटी की आयरन है। आयरन की बात करें तो आयरन भी दो क्वांटिटी का है, पहला मैग्नेटाइट और दूसरा हेमेटाइट। मैग्नेटाइट का बात करूं तो इससे एक वर्ड मैग्नेटाइट मतलब मैग्नेट।
ओके। और मैग्नेट का मतलब क्या होता है कि जो आयरन आपके मैग्नेट को आसानी से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है वो हो जाता है मैग्नेटाइट। ओके, तो एक हो गया मैग्नेटाइट और दूसरा हो गया हेमेटाइट। ओके, तो ये जिस आयरन ओर में आपके मोर देन 70% 17% से भी ज्यादा आपके आयरन ओर रहता है वो रहता है मैग्नेटाइट, मतलब मैग्नेट को अट्रैक्ट कर देता है। और हेमेटाइट मतलब जिसमें 50 से 60% ही आयरन ओर रहता है। उसके बाद बात करें 2018-19 के आंकड़ों की बात करें तो उसमें लगभग हमारे इंडिया में 97% प्रोडक्शन हुआ आयरन ओर का, मतलब आयरन ओर को हमने प्रोड्यूस किया। और मेन स्टेट्स की बात करें तो ओडिशा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, कर्नाटका और झारखंड जो मेन स्टेट्स है, मतलब यहाँ पर आयरन की जो माइंस है वो काफी देखने को मिलती है। और जो 97% के बाद जो 3% बचा है वो आपके अदर स्टेट्स के लिए है, मतलब कि वहाँ अदर स्टेट्स में आयरन होता है। तो आई थिंक फ्रेंड्स आपको यहाँ तक बात समझ में आई होगी। उसके बाद ये इमेज है, इस इमेज को देख के भी आप बहुत अच्छे समझ सकते हो, हर एक पॉइंट्स को अच्छे से पढ़ सकते हो। ओके, उसके बाद बात करते हैं फेरस मिनरल्स के बारे में। बात हो गई, इसमें हेमेटाइट आपको याद रखना है। हेमेटाइट मतलब कि जिसमें 50 से 60% आपके आयरन ओर है। मैग्नेटाइट मतलब जिसमें 70% से भी ज्यादा आयरन ओर देखने को मिल जाता है, आयरन कंटेंट देखने को मिल जाता है। उसके बाद इंडिया की अगर इसमें आंकड़ों की बात करें तो लगभग 3/4 हमारा जो है वो ये फेरस मिनरल ही है, जितने भी मेटल्स है उसमें। अगर इसकी बेल्ट की बात करें कि कौन कौन सी बेल्ट में सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो सबसे पहले बात करते हैं उड़ीसा झारखंड बेल्ट। ओके, सो उड़ीसा झारखंड बेल्ट की बात करें तो यहाँ पर जो हाई ग्रेड आयरन है, हाई ग्रेड आयरन की बात करें तो वो कहाँ है, तो एक मयूरगंज, ओके, एक मयूरगंज और एक केंदुझर जो डिस्ट्रिक्ट है वहां ये पाया जाता है। इन द एडजॉइनिंग ऑफ सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट, तो एक सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट जो कि झारखंड की है, वहां पर हेमेटाइट आयरन बहुत ज्यादा पाया जाता है, जिसमें गुआ और नावमुंडी है। ओके, तो इसमें अगर एक तो ओडिशा झारखंड बेल्ट हो गया कि दोनों पास पास में है, तो आसपास के इलाके में आपकी ये आयरन और हमको देखने को मिल जाता है। उसके बाद बात करें तो इसमें जो मेन माइंस कौन कौन सी है, तो एक है बादाम पनर माइंस और मयूरभंज माइंस और केंदुझर। तो मयूरभंज, केंदुझर, ओके, बादाम पहर, ये सारी माइंस ऐसी है जो उड़ीसा और झारखंड बेल्ट में पाई जाती है। उसके बाद दूसरे बेल्ट की बात करें तो वो है आपका दुर्ग एंड बस्तर। दुर्ग एंड बस्तर का है, ये छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की बॉर्डर पे नॉर्मली ये माइंस हमको देखने को मिलते हैं। जिसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट माइंस है जहां पर आयरन और सबसे ज्यादा पाया जाता है उस पर्टिकुलर एरिया में, वो है हमारा बेल, ओके, बेलाडीला रेंज हिल्स, ओके, बेलाडीला रेंज हिल्स और बस्तर डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़। ओके, तो यहाँ लगभग हमको ऐसे 14 हिल स्टेशन मिल जाते हैं जहां पर आयरन बहुत ज्यादा, मतलब हेमेटाइट आयरन बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पर बात करो तो ये आयरन है, ये स्टील मेकिंग के लिए काफी यूजफुल है, मतलब जो स्टील मेकिंग है, जो स्टील मेकिंग इंडस्ट्रीज है उसमें काफी यूज किया जाता है। और अदर कंट्रीज में भी उसको एक्सपोर्ट किया जाता है। तो अदर कंट्रीज को कौन सी हो गई, जापान हो गया, साउथ कोरिया हो गया और विशाखापट्टनम हो गया। तो आप यहाँ इस माइंस को देख सकते हो, ये आपके छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र का जो बेल्ट है वहां पर एक माइंस है। जो माइंस रहती है उसमें जो माउंटेन रहता है, एक पर्टिकुलर एरिया रहता है, उसको बहुत अंदर तक उसको डीप में खोद देते हैं, डग कर देते हैं और उसके बाद वहां से आयरन उसको एक्सट्रैक्ट करने का काम करते हैं। उसके बाद बात करते हैं तो जो अगला है वो है हमारा बेलारी चित्रदुर्ग। ओके, बेलारी चित्रदुर्ग चिकमंगलुरु एंड तमाकुरु बेल्ट। तो देखो आप नाम से ही पता कर लेते हो कि ये जो नाम है ये थोड़े साउथ इंडियन नाम जैसे लग रहे हैं, मतलब नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में से नाम देखने को नहीं मिलते हैं। तो ये सारी जो माइंस है ये हमारी कर्नाटक वाले इलाके में है। ओके, कर्नाटक वाले इलाके में जिसमें कुंद्रेमुख माइंस है। कुंद्रेमुख का मतलब होता है कि जो वहां पर जो माइंस है या फिर जो बेल्ट बना हुआ है वो उसका जो मुंह है वो मुंह है घोड़े के आकार जैसा, मतलब कि लुक लाइक हॉर्स। तो आपकी जो घोड़े जैसा दिखती है वहां की माइंस, इसलिए इसका मतलब इसको कहते हैं कुद्रेमुख माइंस। यहाँ पर इन द वेस्टर्न घाट्स ऑफ कर्नाटक 100% एक्सपोर्ट यूनिट, यहाँ पर इतना आयरन ओर होता है कि जिसको हम लगभग 100% एक्सपोर्ट कर सकते हैं, दूसरी कंट्रीज में बेच सकते हैं। ओके, और जो कुंद्रेमुख है यहाँ पर लगभग वर्ल्ड की जितनी भी अलग अलग माइंस को देखा जाए तो दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पर जो आयरन डिपॉजिट है वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है। और आपके इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है बेंगलुरु, ओके, थ्रू पाइपलाइन। तो पाइपलाइन की मदद से इसको यहाँ से ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो हमने 4 बेल्ट के बारे में पढ़ा, उड़ीसा झारखंड बेल्ट, दुर्ग बस्तर एंड चंद्रपुर बेल्ट और बेलारी चित्रदुर्ग बेल्ट। ओके, तो इसमें आपको मेन मेन नाम याद रखना है। ओके, और कोशिश करना कि उन नाम को आप मैप में भी उनको लोकेट करो, क्योंकि आपकी बोर्ड एग्जाम में मैप लोकेशन भी पूछी जाती है। लास्ट बच जाता है महाराष्ट्र गोवा बेल्ट। ओके, तो महाराष्ट्र गोवा बेल्ट आपके महाराष्ट्र और गोवा के पास आ गया है। और यहाँ पर भी हमको कुछ ज्यादा नहीं पर कुछ मात्रा में हमको आयरन ओर देखने को, जो आयरन ओर की माइंस है वो देखने को मिल जाती है। तो आप इस वीडियो को पॉज करके इस फोटो को अच्छे से समझ सकते हो।
ऑलरेडी हम इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आपको समझ आ जाए, अगर फिर भी आप समझ नहीं पाते हो तो अच्छे से इस इमेज की हेल्प से आप समझ सकते हो। उसके बाद यहाँ पर एक मैप दे रखा है, तो आयरन और फील्ड के बारे में दे रखा है, हम मैप की बात कर ही रहे थे। और आयरन और माइंस, उसके बाद मैग्नीज का भी दे रखा है, बॉक्साइट का भी देख रखा है, प्लस माइका भी दे रखा है। तो सबसे पहले आयरन की बात करें, तो आयरन में हमारा जो दुर्ग बस्तर वाला था, दुर्ग बस्तर, और ये जितने भी हमने अभी ऊपर अलग अलग नाम पढ़े हैं, जैसे गोवा महाराष्ट्र वाला बेल्ट हमने भी पढ़ा है, ये केरला वाला बेल्ट अभी हमने पढ़ा है, और छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र वाला बेल्ट जो है अभी हमने पढ़ा है, वो सारे हैं। तो ये सारे क्या है, ये आपके आयरन ओर देखने को मिल जाते हैं। तो जैसे यहाँ देखो, यहाँ पर है गोवा एंड मयूरभंज, ओके, यहाँ पर है मेकाल, उसके बाद बलाईडीला, ओके, बेलाईडीला, और यहाँ पर हमको चिकमंगलूर देखने को मिल जाता है, बेलारी देखने को मिल जाता है, ओके। और हम गोवा और इसको गोवा में, जैसे महाराष्ट्र में हो गया रतनगिरी, गोवा में मारमागांव, ओके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है। ये जो मारमागांव है, मारमागांव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो अगर बोर्ड प्रीवियस ईयर बोर्ड के क्वेश्चन देखे या फिर एक अदर कम्पिटेटिव पर्पज से भी देखे, तो बहुत सी बार मारमागांव की लोकेशन हमको पूछी जाती है एग्जाम में, ओके, कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। उसमें एक वर्ड आया था कुद्रेमुख, ओके। तो कुद्रेमुख ये आपकी कर्नाटका में जो वेस्टर्न घाट से वहां पर माइंस है, तो जिसमें कुद्रे, कुद्रे जो है वो कन्नड़ वर्ड है। कुद्रे का मतलब होता है हॉर्स, कुद्रे का मतलब होता है हॉर्स, मतलब कि घोड़ा, और मुख का मतलब क्या होता है, फेस। तो मतलब ये जो माइंस है, इसका जो फेस है वो घोड़े के मुंह जैसा है, जैसे आपके घोड़े का मुंह रहता है वैसे इसका मुंह है, इसलिए इसका नाम है कुद्रेमुख। वन ऑफ द हाईएस्ट पीक ऑफ द कर्नाटका, तो कर्नाटका की सबसे हाईएस्ट पीक में है, ओके। और यहाँ आयरन ओर के लिए ये काफी फेमस है। तो आप इनके देखो डायग्राम देख सकते हो, ये कुद्रेमुख जो है उसका डायग्राम है, और ये आपके कुछ कर्नाटक वाले इलाके का फोटो दे रखा है। उसके बाद बात करते हैं बेलाई डीला हिल्स। तो बेलाई डीला हिल्स ये दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, और दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ में है, ओके। तो बेल का मतलब क्या होता है, ओक्स, जो आपके बेल होता है नॉर्मली, और डीला का मतलब होता है हम्प, मतलब जो बेल रहता है, बेल का जो हम्प रहता है, जो बीच में गर्दन से ऊपर ऐसे करके जो ऊपर जाता है, ओके, ये आपके यहाँ मुंह आ जाता है, और इससे ऊपर जो बना हुआ रहता है इसको बोलते हैं बेलाई डीला, ओके। और यहाँ पर भी हमारा आयरन है वो काफी हाई क्वांटिटी आयरन यहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अगर आयरन की बात कर ली है, तो अब हम करते हैं मैग्नीज की बात, ओके। तो मैग्नीज है वो भी एक मेटेलिक या मिनरल्स है, मतलब जिसमें मेटल्स रहता है, ओके। ये क्या काम आता है, तो ये हमारे आयरन के लिए काम आता है, और फेरो मैग्नीज अलॉयबीज से काफी प्रोड्यूस किया जाता है। तो लगभग 1 टन स्टील बनाने के लिए लगभग 100 किलोग्राम मैग्नीज चाहिए, मतलब 1 टन स्टील बनाना है तो पूरा स्टील हमको मैग्नीज से तो बनेगा नहीं, तो उसमें हमको आयरन ओर की भी जरूरत पड़ेगी। तो इसमें 1 टन बनाने के लिए हमको मैग्नीज की कितनी जरूरत पड़ेगी, तो वो पड़ती है 10 किलोग्राम, ओके। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि 1 टन स्टील बनाने के लिए लगभग 10 kg हमको मैग्नीज की जरूरत पड़ती है। मैग्नीज का और यूज देखिए कि उसका कहाँ कहाँ हम उपयोग कर सकते हैं, तो जैसे ब्लीचिंग पाउडर में यूज करते हैं उसका, इंसेक्टिसाइड जो ये छिड़काव की दवाई रहती है उनमें यूज करते हैं, पेंट्स में यूज करते हैं, पेंटिंग वेंटिंग या फिर किसी कहीं पर दीवार पोतने में आप जो करते हो डिजाइन बनाने में भी मैग्नीज का यूज किया जाता है। अगर मैग्नीज की स्टेट्स के बारे में बात करें, तो ये सबसे ज्यादा अगर देखा जाए लगभग 33%, सो 1/3 एरिया में आपके कहाँ है, मध्य प्रदेश में है, और महाराष्ट्र में 27%। उसके बाद बात करें तो ओडिशा, तो सबसे पहले एमपी, उसके बाद एमएच मतलब कि महाराष्ट्र, और उसके बाद ओडिशा। तो 3 स्टेट्स हमको याद रखना जरूरी है, जो मेन 3 स्टेट्स है वो याद रख सकते हैं। उसके बाद कर्नाटक आ गया, आंध्र प्रदेश आ गया, और जो बचा हुआ है आखिरी का 2% और है, वो हमारा रहता है जो अदर स्टेट्स है वो। तो फ्रेंड्स आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। मैग्नीज का एक बार और देख लेते हैं कि जो मैग्नीज है वो स्टील बनाने में काफी यूज किया जाता है, ओके। वो लगभग 1 टन स्टील बनाने के लिए हमको 10 किलोग्राम मैग्नीज की जरूरत पड़ती है। मैग्नीज के यूज कहाँ है, और मैग्नीज की टॉप 3 स्टेट कौन सी है, तो पहली स्टेट से हमारे मैग्नीज की पहली स्टेट से एमपी, फिर है महाराष्ट्र, और फिर है ओडिशा। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और ओडिशा 3 स्टेट याद रखना, दैट इज सफिशिएंट। उसके बाद बात करते हैं नॉन फेरस मिनरल्स के बारे में, कि नॉन फेरस मिनरल्स का मतलब क्या होता है। तो नॉन फेरस मिनरल्स का सिंपल सा मतलब होता है कि जिनमें हमारे आयरन और अपसेंट रहता है, जिनमें हमारा जो आयरन है, जो लोहा है, जो लोहा के गुण है, वो क्या रहते हैं, वो अपसेंट रहते हैं, वो प्रेजेंट नहीं रहते हैं, या फिर बहुत कम रहते हैं। जैसे कॉपर हो गया, तांबा, जैसे तांबे के बर्तन आप यूज करते हो, तो उसमें क्या है कि ये इसमें लोहा नहीं रहेगा, इसका मतलब कि ये मैग्नेट को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, ओके। उसके बाद एल्यूमिनियम हो गया, एल्यूमिनियम भी उतना इंपॉर्टेंट है। बॉक्साइट हो गया, लीड हो गया, शीशा, जिंक हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि हमारे आयरन को या फिर आयरन में नहीं रहता है, और मैग्नेट को ये अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं। तो नॉन फेरस का सिंपल सा मतलब होता है कि एब्सेंस ऑफ आयरन। अब नॉन फेरस में अगर उसके और डीप में जाके हम पढ़े, तो उसमें हमको देखने को मिल जाता है कि
एक मिनट फ्रेंड्स, हाँ, उसमें हमको देखने को मिल जाता है कॉपर। तो कॉपर, कॉपर इंडिया में कॉपर काफी कम मिलता है हमको, काफी डेफिशिएंट अमाउंट में है, काफी कम देखने को मिलता है, मतलब यहाँ हमको कॉपर के इतने रिजर्व और प्रोडक्शन नहीं मिलते हैं। ये कॉपर बहुत मेलेबल होता है, डक्टाइल होता है। तो मेलेबल मतलब जिसको थिन शीट में चेंज कर सकते हैं, मतलब कोई एक कॉपर की कोई प्लेट है तो उसको अलग अलग थिन शीट में हमने बदल दिया तो उसको बोलते हैं मेलेबल। और डक्टाइल का मतलब होता है कि जिसको हमने उस थिन उस कॉपर के जो टुकड़ा है उससे हमने वायर बना दिया, उससे हमने तार बना दिए, तो वो क्या है, डक्टाइल। और ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कॉपर इज मेनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिक केबल, तो ये आपके कॉपर है नॉर्मली इलेक्ट्रिक केबल में यूज किया जाता है। और कॉपर का मेनली यूज कहाँ किया जाता है, तो कॉपर का यूज हमारे किया जाता है इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक वायर इससे बनाए जाते हैं, इलेक्ट्रिक केबल में इसका यूज किया जाता है। ओके, जो और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स हमारे बनते हैं उसमें कॉपर का यूज किया जाता है। तो आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो कॉपर के बारे में कुछ याद नहीं रखना है, कि बस ये याद रखना है कि कॉपर बहुत कम में ज्यादा मात्रा में नहीं पाया जाता है। कॉपर की कमी है, कॉपर के मामले में हम गरीब है। ओके, और ये मेलेबल है, प्लस ये डक्टाइल है, प्लस गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। और इसके मेनली यूज कहाँ किया जाता है, कॉपर की बात करो तो कॉपर कहाँ कहाँ कौन कौन सी स्टेट्स में पाया जाता है। तो कॉपर की बात करें तो इसमें एक तो हो गया बालाघाट माइंस, तो बालाघाट माइंस का है मध्य प्रदेश में। उसके बाद खेतरी माइंस राजस्थान में, एंड सिंहभूमि डिस्ट्रिक्ट आपके कहाँ आ गई, वो झारखंड में। ओके, तो ये आपकी कुछ ऐसी स्टेट्स है जहाँ पर हमको कॉपर देखने को मिलता है, जहाँ पर हमको कॉपर की माइंस देखने को मिलती है। तो ये है, तो इसमें हमको याद क्या रखना है, ये जो जो प्लेसेस यहाँ दे रखी है वो याद रखनी है, प्लस उसकी अ, उसकी जो कॉपर है, कॉपर की उसकी कैरेक्टरिस्टिक याद रखने हैं, जैसे मेलेबल होता है, जिसको शीटों में बदल लेते हैं, डक्टाइल होता है। तो ये चीजें आप याद रख सकते हो। उसके बाद हमने इमेज में कुछ छोटे छोटे अलग से फोटो भी डाले हैं, इंटरेस्टिंग, आपको पढ़ने में काफी मजा आएगा। ओके, कि भाई कॉपर कम है तो हमको कॉपर का कैसे यूज करना चाहिए, कैसे क्या यूज नहीं करना चाहिए। यहाँ आपके इलेक्ट्रिक वायर का भी हम फोटो है कि इलेक्ट्रिक वायर में यूज किया जाता है, जो चिप्स बनाई जाती है उनमें यूज किया जाता है, केमिकल इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, इंजीनियरिंग मशीन बनाने के लिए यूज किया जाता है। ओके, तो यही है, आप इस इमेज को और अच्छे से वीडियो को पॉज करके समझ सकते हो। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद बात करते हैं बॉक्साइट। ओके, तो बॉक्साइट की बात करें तो पहली बात तो व्हाट इज बॉक्साइट। बॉक्साइट क्या है, तो सेवरल ओर्स contain एल्यूमिनियम। बॉक्साइट इज अ क्ले लाइक substance that contain alumina and from which aluminium is obtained। ओके, तो जो आपकी बॉक्साइट है, बॉक्साइट एक क्ले लाइक सब्सटेंट है जिससे एल्यूमिना बनता है और बाद में एल्यूमिनियम इससे हम बनाया जाता है। बॉक्साइट डिपॉजिट आर फॉर्म बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ वाइट वेराइटी ऑफ रॉक्स। तो जो अलग अलग वाइट वेराइटी ऑफ रॉक्स है वो जब डिकम्पोज हो जाती है तो उससे एल्यूमिनियम सिलिकेट फॉर्म होता है। ओके, तो ये बॉक्साइट से ही, जो बॉक्साइट है वो ओर है, इसका ओर है एल्यूमिनियम बनाने का, मतलब अयस्क है, जिसका अयस्क है खनिज बनाने का। कौन सा खनिज है, और वो है हमारा एल्यूमिनियम। तो ये आप बॉक्साइट के देख सकते हो कि बॉक्साइट माइनिंग, ये माइनिंग यहाँ अलग अलग माइनिंग हो रही है। उसके बाद वाई एल्यूमिनियम इज इम्पोर्टेंट, एल्यूमिनियम की इंपॉर्टेंट है। पहले तो काफी स्ट्रॉन्ग होता है, लाइट वेट, मतलब अब हम भी अगर कोई चीज जो एल्यूमिनियम की चीज बनी हुई है तो उसको यूज करते हैं तो नॉर्मली हल्की होती है। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मेलेबल। ओके, उसके बाद एल्यूमिनियम इज ए इंपॉर्टेंट मेटल बिकॉज इट कंबाइन द स्ट्रेंथ ऑफ द मेटल सच एज लाइटनेस होता है। ओके, गुड कंडक्टिविटी होती है और इसकी मेलेबिलिटी भी बहुत अच्छी होती है। तो बॉक्साइट फॉर्म कैसे होता है, देखो यहाँ एक इमेज बना रखी है। बॉक्साइट कैसे फॉर्म होता है कि रॉक्स रिच इन एल्यूमिनियम सिलिकेट, उनमें होता है, रॉक्स में काफी भारी मात्रा में एल्यूमिनियम सिलिकेट है। जब वो डिकम्पोज होगी, जब वो टूटेगी, क्योंकि जब उनमें वेदरिंग होगी तो वो टूटेगी और उससे मिट्टी का मिट्टी जैसा सब्सटेंट बनेगा, तो वही होता है हमारा बॉक्साइट। और उसी से फिर हम इसको प्रोसेस करके और एल्यूमिनियम निकालते हैं। भारत में बॉक्साइट कहाँ पाया जाता है, तो अमरकंटक जो प्लेट्यू है मध्य प्रदेश में। ओके, मध्य प्रदेश का अमरकंटक प्लेट्यू प्लस जो मेकाल हिल्स है। ओके, जो बिलासपुर कटनी वाला जो एरिया है, बिलासपुर कटनी वाला एरिया, वहां पर भी हमको बॉक्साइट देखने को मिलता है। ओके, सो फ्रेंड्स, आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा बॉक्साइट के बारे में, कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। तो एरोप्लेन इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है, ऑटोमोबाइल्स में, इलेक्ट्रिक वायर में, पैकेजिंग में, एंड कंस्ट्रक्शन जो इंडस्ट्री है उसमें भी बॉक्साइट का यूज किया जाता है। तो आपको बॉक्साइट और इसमें देखिए तो बॉक्साइट कहाँ कहाँ पाया जाता है, अमरकंटक, मेकाल हिल्स, बिलासपुर, कटनी। और सबसे ज्यादा स्टेट्स की बात करें तो ओडिशा में सबसे ज्यादा पाया जाता है, फिर झारखंड, फिर गुजरात और फिर छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। ओके, अब इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट दे रखा है कि हमारे जो नेपोलियन थर्ड थे, मतलब हमारे नहीं थे वो, नेपोलियन थर्ड, वो हम कह सकते हैं उनको कि एक यूरोपियन एम्पायर के वो किंग थे। आपने आई थिंक उनके बारे में सुना होगा, 9th क्लास में उनके बारे में सुना होगा। तो उनके पास एल्यूमिनियम इतना ज्यादा था कि वो उनकी जो प्लेटें रहते हैं, ओके, तो एल्यूमिनियम एंड सर्वल फूड टू हिज मोर इलेस्ट्रियस गेस्ट, जो अपने जितने भी अच्छे मेहमान आते थे तो मेहमानों के लिए वो एल्यूमिनियम के बर्तनों में ही उनको खाना परोसते थे।
ओके। और कुछ चीज़ें उनके वहाँ गोल्ड और सिल्वर से भी बनी हुई रहती थी। तो कहने का मतलब है कि कोई जितना अच्छा मेहमान है, कोई जितना करीबी है, ओके, या फिर जिससे हमको जितना फ़ायदा मिल रहा है, उसकी मेहमान नवाज़ी भी, हॉस्पिटैलिटी भी उतनी अच्छे से करनी है। तो वो नेपोलियन करते थे, तो उसमें उनके जो क्लॉथ्स मेड ऑफ नेपोलियन, ओके, तो नेपोलियन के जो कपड़े बने हुए रहते थे, कपड़े के जो बटन रहते थे, और वो एल्यूमीनियम के बने हुए रहते थे। और मेहमानों को खाना खिलाने के लिए जो बर्तन रहते थे, वो भी एल्यूमीनियम के रहते थे। ओके। और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि लेस हॉनरेबल वंस वेयर सर्व इन गोल्ड, मतलब जो कम, जिन मेहमानों से उनकी कम जमती थी, जिन मेहमानों से वो ज़्यादा, जिन मेहमानों को ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं देते थे, उनको गोल्ड और सिल्वर की प्लेटें में खाना खिलाते थे। जबकि जो बहुत अच्छे मेहमान होते थे, जिनसे उनके काफ़ी करीबी रिश्ता था, उनको एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम के बर्तनों में खिलाते थे। कहने का मतलब है कि यहाँ पर एल्यूमिनियम की वैल्यू ज़्यादा थी नेपोलियन की नज़र में, कंपेयर टू गोल्ड एंड सिल्वर। ओके, 30 ईयर आफ्टर दिस इंसिडेंट एल्यूमिनियम वोवल्स वेयर मोस्ट कॉमन विद द बेगार्स इन पेरिस। मतलब बाद में जब वो नेपोलियन नहीं रहे, तो उसके उसके बाद जो एल्यूमिनियम की जो वैल्यू है, वो धीरे धीरे क्या होती गई, धीरे धीरे कम होती गई। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि यहाँ पर एल्यूमिनियम को गोल्ड और सिल्वर से ज़्यादा इज्जत दी जा रही है। अभी हमने मेटल्स की बात की है। अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें, तो नॉन मेटल्स का मतलब जिसमें मेटल्स नहीं होते हैं। ओके, तो जिनमें मेटल्स नहीं होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम नॉन मेटल कहते हैं। सिंपल, हमने उनके जो क्लासिफिकेशन किया था उसमें पढ़ा ही था। तो उसमें सबसे पहले एक जो हमारा नॉन मेटल आता है, वो आता है माइका। ओके, माइका, ये आप इसके डायग्राम देख सकते हो। आपने कहीं जो बैटरीज रहती है, जो खराब बैटरीज रहती है, उसमें भी देखने को ऐसी सीट्स आपने देखी होगी। तो ये सीट्स कुछ और नहीं है, ये हमारा माइका ही है। ओके, तो माइका है। माइका इज ए मिनरल्स मेड अप ऑफ सीरीज ऑफ प्लेट्स। तो अलग अलग प्लेट्स में बने हुए रहते हैं, एंड उन प्लेट्स को हम आसानी से अलग अलग कर सकते हैं, मतलब वो चिपके हुए रहते हैं, उनको अलग अलग कर सकते हैं। और कुछ सेंटीमीटर या कुछ मीटर प्लेट्स को बनाने के लिए हमको, कुछ सेंटीमीटर सीट्स को बनाने के लिए, या फिर लेयर को बनाने के लिए हमको थाउजेंड्स ऑफ प्लेट्स को साथ में जोड़ना पड़ता है। तो लगभग ये बहुत पतले होते हैं। तो और कुछ सेंटीमीटर को बनाने के लिए हमको हजारों प्लेटों को साथ में जोड़ना पड़ता है। अगर माइका की कलर की बात करें, तो क्लियर माइका हो गया, ब्लैक भी होता है, ग्रीन भी होता है, ब्राउन भी होता है, और रेड येलो भी होता है। अगर माइका स्पेशल क्यों है, मतलब माइका को हम इतनी इज्जत क्यों देना चाहिए हमको, क्यों? क्योंकि ये डाइलेक्ट्रिक होता है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ काफी अच्छा होता है। लो पावर, लो स्पेक्टर, मतलब ये पावर को बहुत ज्यादा होल्ड करके रख सकता है। उसके बाद इसकी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी है। हाई वोल्टेज रेसिस्टेंस टू हाई वोल्टेज को रेसिस्टेंस प्रोवाइड करता है। तो इसको आप यहाँ देख सकते हो कि ये जितनी भी चीजें बनी हुई है, ये सब आपकी माइका की ही बनी हुई है, जिनको इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। तो कौन कौन से स्टेट्स में ज्यादा पाया जाता है? तो पहला है छोटा नागपुर प्लेट्यू। कहाँ है छोटा नागपुर प्लेट्यू? वो है हमारे झारखंड में। आई थिंक आपको झारखंड की लोकेशन पता होगी। तो माइका डिपोजिट आर फाउंड इन द नदर्न एज ऑफ द छोटा नागपुर प्लेट्यू में पाया जाता है। उसके बाद कोदर्म गया हजारीबाग बेल्ट, तो ये कहाँ आ गया? ये आ गया हमारे झारखंड वाले एरिया में आ गया, यहाँ पर भी पाया जाता है। और अजमेर राजस्थान वाले एरिया में। तो आपको याद क्या रखना है? छोटा नागपुर प्लेट्यू, माइका, कोदरमा, माइका और अजमेर राजस्थान। ओके, तो ये तीनों, अजमेर, कोदरमा, गया हजारीबाग और छोटा नागपुर, हमारे माइका के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर माइका की यूज की बात करें, तो इलेक्ट्रिक इंसल्टेशन, मतलब जो केबल रहते हैं, केबल के लिए जो पिन बनी हुई रहती है, वो इसकी बनाई जाती है। इलेक्ट्रॉनिक्स में काफी इसका यूज किया जाता है। एरोप्लेन, डिफेंस और हीट रेसिस्टेंस के लिए भी माइका का यूज कर सकते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स, आई थिंक आपको यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी। तो हमने यहाँ तक काफ़ी कुछ कंप्लीट कर लिया है। यहाँ तक लगभग हमने 50% चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। 50% से आई थिंक ज़्यादा हो गया है, लगभग 60% चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। और हमारा जो पार्ट 2 आएगा, पार्ट 2 में हम इस चैप्टर को एंड कर देंगे, इस चैप्टर को हम ख़त्म कर देंगे। ओके, और पार्ट 2 बहुत जल्दी आने वाला है। ये चैप्टर अपलोड करने में काफ़ी डिले हो गया, बिकॉज़ कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम भी आ रहे थे, प्लस हेल्थ इश्यू भी था उस वजह से। बट आई थिंक आपको यहाँ तक अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, अच्छे से आपको अंडरस्टैंड होने में अभी भी दिक्कत आ रही है, तो आप आपका रिव्यू दे सकते हो। ओके, यहाँ पर जैसी फैसिलिटी उस हिसाब से हम आपको पूरा प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के साथ धन्यवाद।